अस्सलाम वालेकुम। होपफुली काफी सारे लोग हमें ज्वाइन करते जाएंगे। इंशाल्लाह हम क्लास का आगाज करते हैं। 2 मिनट का वेट कर लेते हैं। तब तक सब हमें ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह, फिर हम क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। ठीक है, जस्ट 2 मिनट का वेट। तब तक आप ग्रुप में एक मैसेज भेज देते हैं कि क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इंशाल्लाह उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखनी है, जब आप क्लास में होंगे यहाँ पर कोई आपका अननेसेसरी या फजूल कमेंट नहीं आना चाहिए। अगर आपका कोई अननेसेसरी या फजूल कमेंट आएगा तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप परमानेंटली फिर कभी भी कोई भी कमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात जो है ना, ये आपने ध्यान रखनी है। तो इस बात से जो है वो आपने ख्याल रखना है आपने इस बात का। ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह क्लास जो स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह ये आपसे प्रॉमिस है, ये बैच 20 है, ये आज तक का सबसे अमेजिंग बैच होने वाला है। क्योंकि इसके अंदर 2-3 ऐसी चीजें हैं जो पहले कभी नहीं पढ़ाई गई। तो ये सिर्फ आपके लिए होंगी, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिस्पॉन्स, कि आप कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। दो मिनट के बाद हम क्लास का बकायदा आगाज कर देंगे। आप सबके जो क्वेरीज हैं, जो आप सबके क्वेश्चंस हैं, वो यहीं पर लिए जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, यूट्यूब पे हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बारे में फिक्रमंद नहीं होना। जूम पे सिर्फ 500 लोगों की कैपेसिटी होती है, तो इस वजह से हम जूम पे कंडक्ट नहीं कर सकते, हम यूट्यूब पे कंडक्ट करना पड़ता है हमें। तो इंशाल्लाह जो है हम क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट का और टाइम, फिर हम क्लास का आगाज करते हैं। डोंट वरी, वॉइस भी ठीक हो जाएगी। बस 30 सेकेंड्स के अंदर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जी, रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट्स की इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी क्लास के दौरान, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जी निमिषा, ओवर टू यू। एक बात, ये जो कमेंट्स में आप लोग नेटवर्किंग, कमेंट में एक दूसरे से डिपार्टमेंट पूछ रहे हैं, चैट करें, इस तरह ना करें, फिर आप लोगों का जो है वो बंद हो जाएगा, फिर इशू आएगा। ठीक है, तो आपको अगर कमेंट ब्लॉक हो गया फिर बाद में आप लोगों को क्वेश्चन भी नहीं ले होंगे, सो अवॉइड करें इस तरह की चीजों को, सिर्फ क्लास पे पहले ध्यान दे लें। नेटवर्किंग का आप सबको मौका मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है जी निमिषा, ओवर टू यू। ओके सर, देन आप काइंडली स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जी मैं करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay. Assalamu alaikum and very good evening to all the eminents. I hope you all are having a great day. And at the end, in this beautiful evening, I am your host, Rimsha Aftab, Director of Team Courses at Multiomics. First of all, let me welcome you all in the course of Scientific Research Writing, Batch 20. We are honored to be a part of your academic journey towards the realization of your dreams. We wish you the best in your studies. May each day become a productive step for you to learn, grow, and achieve whatever you want in life.
इसके साथ ही आप सबकी तरफ से आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अवर इंस्ट्रक्टर, जिन्होंने अपनी कीमती वक्त का एक बड़ा हिस्सा हमारे नाम किया। Thank you so much, sir, for adding such a huge value in our lives. I'm much obliged to take this opportunity to introduce the charm of today's evening, the teacher of teachers, and our great instructor, Sir Junaid Iqbal. Let me take you guys towards his achievements. Okay, as you can see, he's a founder and CEO of Multiomics. He's also a chairman of Madid Welfare Movement, and he's acknowledged by United Nations, Jazz, and Kamyab Jawan as a young entrepreneur. He's also appreciated by IUC PSS for promotion of social sciences. He's a youth member of United Nations Association of Pakistan. He's a digital creator, poet, a novel writer, script writer, actor, and director. He has his own channel with the name of Nawabi Wines. You can also visit that. He's also a debater in International Model United Nations, and he's a chief organizer of FISTA 2020 and International Science Fest 2021. He's a general secretary in International Science Conference. If we talk about his academic achievements, he's an instructor of Pakistan's biggest scientific course, where he has taught 15,000 plus students, and he is instructed scientific courses in Lahore Medical College, CMH, GCU Faisalabad, Cust University, Namal University, Jinnah University for Women, Kamsars University, Islamabad, and various private firms. His 6 research articles and 2 review articles has been published in 2022 internationally reputed journals. His 8 research articles and meta-analysis are submitted for review. Here you can see some of his pictures while taking Educationist Awards by former Federal Minister in conference. This is much honorable for all of us. And after this, I would like to call Sir Junaid to please occupy your honorable position to initiate this session. Jazakallah. Thank you so much, Rimsha. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स उनको पता होगा, लेकिन नए स्टूडेंट्स को पता लग जाए। कई लोग क्वेश्चंस करते रहते हैं कि किससे कोर्स पढ़े हैं जो भी। तो हम डायरेक्टली चलते हैं कोर्स की तरफ। हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ताकि आप लोगों को जो है वो पढ़ा दें। ठीक है, एक कमेंट नजर आ रहा है, मोहम्मद अरसलान कह रहे हैं सर यू डोंट हैव टू कीप बूस्टिंग अबाउट योरसेल्फ अब इन एवरी वीडियो। अल्लाह के बंदो, ये बूस्टिंग नहीं होता, आपको बताना होता है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप लीव करके चले जाएं, आपको किसी ने जबरदस्ती तो यहाँ बिठाया नहीं है। चले हम चलते हैं कोर्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद जुनैद इकबाल। मैं एक प्रॉमिस से आपसे स्टार्ट करता हूँ कि चाहे आप साइंटिफिक राइटिंग के 0 नंबर पे हो आउट ऑफ 100, चाहे आप 10 पे हो, 20 पे हो, 30 पे हो, 40 पे हो, डजंट मैटर। रोज क्लास रात को 8 बजे आप यहाँ पर आके लो। Nobody is gonna take any money from you। वैसे ये पेड कोर्स होता था, लेकिन हम ये लाइव क्लासेस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इट्स थर्ड टाइम, ये रेगुलर थर्ड बैच हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। माइट भी ये लास्ट हो, बट आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। तो साइंटिफिक राइटिंग क्या होती है आज हम वो देखेंगे, उसके कुछ की एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे। अगर आप 0 पे भी हो, इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद आप 100 आउट ऑफ 100 होके निकलोगे। जब आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की एफर्ट है, अगर आप यहाँ पर देख लो साथ साथ तो ठीक है। यहाँ कुछ लोगों को वॉइस इश्यूज आ रहे हैं। मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा, मैं ये आप लोगों की ऑडियो साथ साथ खुद सुन रहा हूँ, तो वॉइस क्लियर है, शायद इंटरनेट की वजह से ये इशू आ रहे हों। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये मल्टीमीडिया के बारे में आप जान चुके हैं, हम देखते हैं हमने कोर्स में पढ़ना क्या। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक राइटिंग होती क्या है, इसके कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, किस तरह से ये डिवाइडेड होती है। लाइक रिसर्च आर्टिकल क्या होता है, रिव्यू आर्टिकल क्या होता है, कॉन्फ्रेंसिस में आर्टिकल्स कैसे सबमिट होते हैं, वो सारा एस्पेक्ट हम देखेंगे। कुछ इसकी की टर्म्स होती हैं जो आपने बार बार सुनी होंगी, इम्पैक्ट फैक्टर, साइटेशंस, I10 नंबर, वो क्या होता है उसको हम प्रैक्टिकली असेस करेंगे। कुछ टीचर्स की प्रोफाइल खोल के भी देखेंगे कि कैसे और क्या क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है डायरेक्टली हर चीज। टाइटल कैसे बनाया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, मेथोडोलॉजी में क्या क्या चीजें आती हैं। और पहले आज तक कभी भी साइंटिफिक राइटिंग कोर्स में रिसर्च मेथोडोलॉजी कभी नहीं पढ़ाई गई। ठीक है, यानी साइंटिफिक 2 कोर्सेज होते हैं बेसिकली। साइंटिफिक राइटिंग होता है सारा ये जो पार्ट इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक, एक अलग कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी।
ठीक है। वो स्पेसिफिकली अगर आप ऑनलाइन भी जाके सर्च करो, ये अलग अलग कोर्सेज 5-5, 6-6 हजार के आमतौर पे आपको मिलेंगे वहां पे। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी इसी कोर्स के अंदर मैं आपको पढ़ा दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें भी पढ़ा दूंगा, ताकि आप लोग वो भी सीख जाओ। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट बैच है माइट बी फ्री, तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग मैक्सिमम यहाँ से गेन करके जाओ, इसलिए क्लासेस मिस ना करना। बाद में मैं आपको फिर भी बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और कमेंट छोड़ दो प्लीज, फोकस इधर कर लो, अच्छे रह जाओगे, वरना कोई आपके पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आपने टाइटल कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसमें सैंपल की टाइप्स क्या होती हैं, टेस्ट कौन कौन से होते हैं, डाटा एनालिसिस क्या होता है, उसका भी एक इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह चलेंगे अपने उसकी जानिब कि आप डिस्कशन कैसे लिखते हैं। आपको एक स्पेशल लेक्चर दिया जाएगा, प्रैक्टिकल बेस्ड लेक्चर है, जो पूरा वर्कशॉप बेस्ड है, जिसके ऊपर प्रैक्टिकली कैसे लिखा जाता है उसकी आपको दिखाएंगे। ठीक है, राइट अप कैसे किया जाता है, फिर प्लेजरिज्म रिमूव करने से लेके आपकी साइटेशंस कैसे देनी है, डाटा को सर्च कैसे करना है, यानी ये A to Z फुल फ्लेज्ड कोर्स है, जिसमें आप ये सब कुछ सीख के निकलोगे। ठीक है, लेकिन बात वही है कि आप एफर्ट लगाना चाहते हो या नहीं चाहते। अगर कमेंट करते रहोगे तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। कमेंट कर लेना, एंड पे जो आपने आंसर लेना है, रजिस्टर हाथ में पकड़ लो, बॉल पॉइंट अपने हाथ में पकड़ लो। अभी सीखने का बात है, ये वक्त बाद में नहीं आएगा। 7 दिन अपनी जिंदगी के लगा लो, 7 दिन का ये जो 1.5 घंटा ना, 7 दिनों तक लगा लो। आप लोग इतना कुछ सीख जाओगे जितना एक पोस्ट डॉक के लेवल के बंदे को नॉलेज आता है। बाद में उसकी इंप्लीमेंटेशन है, वो कैसे करनी है वो भी आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं मेन टर्म्स की जानिब। ये टर्म्स आपने बहुत दफा सुनी होंगी, लेकिन हम इसको आज स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इम्पैक्ट फैक्टर का नाम आपने सुना होगा, आपने साइटेशन का नाम बार बार सुना होगा, आपने I10 नंबर का नाम बार बार सुना होगा। ये लोग कह रहे हैं ना ऑडियो नहीं आ रही है, सुन ले, ऑडियो आ रही है, बाद में नहीं लगता, ये देख लें। ठीक है, ये ऑडियो आ रही है, मैं खुद चेक भी कर रहा हूँ, ऑडियो का इशू नहीं है। और आपकी प्लीज ना, एक वक्त आप लोग ऐसे कमेंट करोगे ना, फिर मुझसे भी सही तरह पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहले आप सुन लो बात, बाद में तसल्ली से कमेंट कर लेना। ये जो लोग पूछ रहे हैं सर्टिफिकेट का, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर्टिफिकेट की, पहले नॉलेज ले लो, सर्टिफिकेट आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग का क्या सीन होगा, सर्टिफिकेट का मिल जाएगा। लाइव क्लासेस फ्री है, इसको देख लो, वो पेड है, वो बाद में देखते रहना, अभी पहले ये फ्री जो मिल रहा है वो तो सीख लो आप लोग। ठीक है, अच्छा, हम सबसे पहले चलते हैं, एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कैसे एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस है, ये चलता कैसे है। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूं, आपको बताता हूं कि बेसिकली आर्टिकल्स होते क्या है, सारा कुछ। सबसे पहले आर्टिकल्स की कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी के BS के 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, MS के 3rd सेमेस्टर में हो, PhD के आप 3rd सेमेस्टर में हो, ठीक है, आप पोस्ट डॉक पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप बाहर स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिसेंटली 2 स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप लगा, एक जर्मनी में, एक में इटली में, तो आपको वो भी बताऊंगा कैसे कर सकते हो। तो आप चाहे जहां भी जा रहे हो, स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हो, यूनिवर्सिटी के आप रिसर्च स्टार्ट करने लगे हो, आपको एक डॉक्यूमेंट लिखने को कहा जाता है। उस डॉक्यूमेंट से आपकी साइंटिफिक राइटिंग का बेसिकली आप कह लो आगाज होता है। नॉर्मली 60-70% लोगों को इसी से पता लगता है कि ये बेसिकली साइंटिफिक राइटिंग होती क्या है। उस डॉक्यूमेंट को आप साइनॉप्सिस भी कह सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को आप रिसर्च प्रपोजल भी कह सकते हैं। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? साइनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल एक ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम है। साइनॉप्सिस कहते हैं जब यूनिवर्सिटी हमें कहे, यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ रहे हो वो आपको कहे कि आपने यहां पर रिसर्च करनी है, तो हमें एक रेसिपी ला के दो। फॉर एग्जाम्पल, आप बिरयानी खाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, अम्मी कहेंगी बिरयानी ऐसी नहीं बनानी, पहले मुझे बताओ बिरयानी बनाओगे कैसे। ये ना हो कि तुम चावल खराब कर दो, वो चिकन सही तरह ना गलाओ, पहले मुझे बैठ के बताओ कि बिरयानी बनेगी कैसे, मुझे उसकी रेसिपी बताओ, फिर मैं अलाउ करूंगी किचन में जाके काम करो। इसी तरह से यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्टली अलाउ नहीं कर देती रिसर्च करने के लिए। वो कहती है पहले देखें तो सही कि जिस ये जो बंदा रिसर्च करना चाह रहा है, इसको पता भी है कि रिसर्च होती क्या है, इसको पता भी है कि रिसर्च कंडक्ट किस तरह से की जाती है, और ये किस टॉपिक पे करना चाहता है, क्या उस टॉपिक की कोई इंपॉर्टेंस भी है कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगती है, उस डॉक्यूमेंट को हम साइनॉप्सिस कहते हैं। ठीक है, और अगर आप बाहर अप्लाई कर रहे हो किसी और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स के लिए, तो वो आपको कहते हैं हमें प्रोजेक्ट प्रपोजल दें, या हमें एक रिसर्च प्रपोजल दें, या एक रिसर्च प्रोजेक्ट बना कर दें। ये 2-3 नाम उसके होते हैं। वो भी यही डॉक्यूमेंट होती है कि अगर आप हमारे कंट्री में आ रहे हो रिसर्च करने के लिए, तो हमें एक डॉक्यूमेंट बना के बताओ कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो। या तो वो आपसे टॉपिक मांगते हैं, या आपको कोई टॉपिक दे देंगे कि ये टॉपिक है और इस पे एक रिसर्च प्रपोजल बना के लाओ। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको कहते हैं कि आपने जो है ना वो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, उनसे आप पेट्रोल कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, उस पे एक हमें प्रपोजल बना के दो।
वो कह सकते हैं जो आप कोविड-19 है उसको टैकल करने के लिए मेडिसिन कैसे बना सकते हो, उसको हमें प्रपोजल बना के दो। या वो आपसे कहेंगे आप खुद अपनी मर्जी का कोई प्रपोजल बना के दो इस फील्ड से रिलेटेड, जिस फील्ड में आप हो, चाहे आप सोशल साइंसेस की हो, साइंसेस की हो, किसी और फील्ड की हो, इंजीनियरिंग की हो, किसी भी फील्ड की हो, आप हमें उस फील्ड से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट बना के दो। देखो आप लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हो जो ये कोर्स ले रहे हैं, तो मैं ट्राई ये करूंगा मैं आपको कुछ देसी एग्जांपल्स दूं, जैसे मैंने बिरयानी की एग्जांपल दी या कुछ और, जो आप सब अंडरस्टैंड कर सको। फिर आपने उसको अपनी फील्ड के हिसाब से समझते जाना है, ठीक है। मैं हर फील्ड को डिस्क्राइब अभी नहीं कर पाऊंगा। तो वो जो एक डॉक्यूमेंट बनती है, वो जो एक रेसिपी बनती है कि आप काम करोगे कैसे, उस रेसिपी को हम साइनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। रिसर्च प्रपोजल कब कहेंगे, जब स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और साइनॉप्सिस कब कहेंगे, जब हम यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान में इसको साइनॉप्सिस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने वो बना लिया, वो सक्सेसफुली उसको ओके भी कर दिया गया कि बिल्कुल ठीक है आप ये रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे, आपको किसी और टॉपिक पे बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ओके हो गया। अब आप लैब में गए, लैब में जाके आपने रिसर्च कंडक्ट की, या अगर आपने सर्वे बेस्ड रिसर्च करनी है, आपने सर्वे फिल करवाए, वो जो आपने भी क्वेश्चनर कभी फिल किए होंगे एग्री डिसएग्री वाले, वो कहीं फिल करवाने हैं तो वो फिल करवाए, तो आपने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली। यानी जो भी तरीकाकार था आपकी रिसर्च करने का, प्रैक्टिकल जो था वो आप कर चुके। 1 साल आपने प्रैक्टिकल पे लगाया। आफ्टर डूइंग प्रैक्टिकल या आफ्टर मेकिंग दैट बिरयानी, हम बिरयानी की एग्जांपल ले रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अब आपने काम कर तो लिया है, अब हमें एक और डॉक्यूमेंट लिख के दो, और वो डॉक्यूमेंट फुली डिटेल्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और उस डॉक्यूमेंट से हमें बताओ कि आपने काम कैसे कैसे किया और आपके काम के रिजल्ट्स क्या आए हैं, और आपके रिजल्ट्स दूसरे जो लोग इस तरह का दुनिया में काम कर रहे हैं उनसे कितने सिमिलर हैं या कितने डिफरेंट हैं। जो वो एक डॉक्यूमेंट लिखी जाती है, उसका आपने बहुत दफा नाम सुना होगा, उसको हम थीसिस कहते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम को सैकड़ों पेजेस बने पड़े हैं। आप जाकर फेसबुक पे जाओगे ना, वहां आ जाएगा जी हमसे थीसिस लिखवाएं 30,000 दे, हमसे थीसिस लिखवाएं 40,000 दे, हमसे थीसिस लिखवाएं 1 लाख दे, हमसे थीसिस लिखवाएं 15,000 दे। तो ये वो चीज आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ कि आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। खुद अपना काम करोगे, हलाल काम करोगे, वो एक चीज अनएथिकल, इलीगल और हराम चीज से बचोगे, ठीक है। जो काम आपके जिम्मे है वो आपने ही करना है, किसी और के अमाल पे जन्नत में नहीं जाना, अपने अमाल पे जाना है। तो अपने अमाल, अपना जो काम है वो खुद लिखना सीखोगे इंशाल्लाह। ये डॉक्यूमेंट थीसिस कहलाता है। अब आप ये कह लो कि ये एक रेसिपी थी, हम इसको एक रेसिपी के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारी रेसिपी थी, और ये जो हमने थीसिस लिखा, ये क्या हो गया, हमारी बिरयानी कुक हो चुकी है, हमारी बिरयानी जो है ना वो बन चुकी है, ठीक है। समझने के लिए जो बिरयानी बनने के बाद हमने डॉक्यूमेंट लिखा वो थीसिस कहलाता है। इनके अंदर क्या होता है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब आपने थीसिस लिख लिया, थीसिस कहाँ पे गया, थीसिस आपका एचईसी के पास भी जाता है। आपकी थीसिस की 4 या 5 पार्ट्स बनते हैं, यानी आप उसकी 5 कॉपीज कराओगे या 4 कॉपीज कराओगे, ठीक है। वो कॉपीज कहाँ पे जाएंगी, इसको आप ना, कुछ लोग इसको FYP भी कहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको FYP भी कहा जाता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, लेकिन एक्चुअली वो थीसिस ही होता है, ठीक है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी उसको टर्म ये भी दे देती हैं। तो ये आप क्या करोगे, आप आपकी इसकी 4 कॉपीज बनी, एक आपकी सुपरवाइजर के पास आ गई, एक आपके पास आ गई, एक यूनिवर्सिटी को चलेगी, एक HEC को चलेगी, और 5वीं कॉपी अगर कोई को सुपरवाइजर था तो उसके पास चलेगी, ठीक है। अब वो कहाँ जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों पहले मैंने भी पिक्चर शेयर की थी कि एक यूनिवर्सिटी की रद्दी की टोकरी में थीसिस पड़े हुए थे, ठीक है। वो रद्दी की टोकरी में होगी, या किसी आपके कोई पुरानी बिल्डिंग होगी आपकी यूनिवर्सिटी में, वहां सारे आपके थीसिस गल सड़ रहे हो, तो अब क्या करें उसका, ये HEC में चला जाएगा आपका थीसिस। अच्छा आप कहीं नौकरी के लिए जाओगे, आपकी थीसिस, अच्छा थीसिस लेना जरूरी क्यों है, ये काम करना जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको जो डिग्री मिलेगी ना, अगर आप रिसर्च की किसी फील्ड से मुल्हिक हो, ठीक है, आपको जो डिग्री मिलेगी, तो आपका इल्हाक किसी रिसर्च की फील्ड से है, तो आपको डिग्री जो मिलेगी वो इस बेस पे मिलेगी बेसिकली कि आपने थीसिस किया कि नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप थीसिस करोगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो डिग्री क्यों चाहिए, आगे नौकरी के लिए चाहिए, ठीक है। डिग्री होगी तो हमें आगे नौकरी मिलेगी, तो हमने डिग्री ले ली, आगे नौकरी करनी है उसके लिए, और वो हमें डिग्री के साथ जो हमें थीसिस दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी जाते हो नौकरी के लिए, तो कहेंगे आप बताओ आपने अपना क्या काम किया, आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, आपका थीसिस क्या था, रिसर्च किस काम पे की थी, ठीक है। तो वो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कुछ दिन पहले इंटरव्यूज हुए, जितने लोग भी वहां इंटरव्यू देने गए सबसे उन्होंने उनके रिसर्च जो उन्होंने कंडक्ट की थी उसके हवाले से क्वेश्चन किए। तो ये तो यहां तक मैटर करता है। तो इसके आगे क्या होता है, आप चाहते हो आपने जो रिसर्च की है वो पूरी दुनिया पढ़े, पूरी दुनिया उसको रीड करे, पूरी दुनिया उसके ऊपर देखे कि आपने कुछ नया काम किया है, क्या किया है, आपने क्या फाइंडिंग्स की हैं, आपके रिजल्ट्स क्या निकले, क्या इंपॉर्टेंस आपके काम की। अब दुनिया को पढ़ाने के लिए और एक और पर्पस भी है उसका,
कि दुनिया को सिर्फ नहीं पढ़ाना बल्कि अपने काम को अपने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाना है। अब अपने काम को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाने के लिए आप क्या करते हो, इसको आर्टिकल की फॉर्म में लेके आते हो। वो आर्टिकल क्या कहलाता है आपका, वो आर्टिकल आपका रिसर्च आर्टिकल कहलाता है। कि जो आपने काम किया थीसिस में, थीसिस एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट होती है, बीएस का है तो 30 से 50 पेजेस, एमएस का है तो 50 से 70 टू 100 पेजेस, और पीएचडी का तो वो 150 प्लस पेजेस। इतने का थीसिस आमतौर पे पेजेस वाइज बता रहा हूं बनता होता है, बाकी डिपेंडिंग अपॉन वर्क कम ज्यादा हो सकता है। तो जो रिसर्च आर्टिकल है वो क्या होता है, वो 8 से 10 पेजेस का होगा, 15 पेजेस का होगा। वो आप उसी को मुख्तसर मगर मौसर वाली फॉर्म में ले आओगे, उसी को आप शॉर्ट कर दोगे, उसी को समराइज कर दोगे कि अच्छा ओवरऑल डिटेल में नहीं चीजें बताओगे, इन शॉर्ट करके एक आर्टिकल की फॉर्म में चीजें लिख दोगे। वो आर्टिकल आपका रिसर्च आर्टिकल कहलाता है। अच्छा ये जो था साइनॉप्सिस, ये कहाँ जमा हुआ था, ये आपकी यूनिवर्सिटी में जमा हुआ था। ये जो था थीसिस, ये कहाँ जमा हुआ था, ये आपकी यूनिवर्सिटी के पास था, ये प्लस आपके अपने पास था, ये प्लस किसके पास गया, एचईसी के पास था। ये जो रिसर्च आर्टिकल है ये कहाँ जाएगा, ये जाता है जर्नल्स के अंदर। अब जर्नल्स क्या होते हैं मैं आपको अभी आगे जाके बताता हूं, पहले हम इसको एक दफा रेक्टिफाई कर लें, इसको पढ़ लें। तो ये जाता है जर्नल्स के अंदर, ये होता है रिसर्च आर्टिकल, जो आपने काम खुद रिसर्च की। अब इसका फायदा क्या होता है, आपकी जॉब्स के दौरान जो प्रमोशन मिलती है वो आपको रिसर्च आर्टिकल्स की बेस पे मिलती है। आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपके आर्टिकल्स पब्लिश हैं तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, आपके नंबर लगते हैं बकायदा। स्कॉलरशिप में मार्क्स होते हैं कि आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलते हैं कि अगर इस बंदे का एक आर्टिकल है तो उसका 1 नंबर है, 1.5 नंबर है। तो जितने आर्टिकल उतने आपके मार्क्स। आमतौर पे 4 मार्क्स से लेके आउट ऑफ 100 4 से लेके 20 तक, 4 to 20 जो होते हैं ना मार्किंग होती है आपके रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल जो आपने लिखे हो। मतलब उनकी नंबरिंग लगती है बकायदा, उनका आपको इतना बेनिफिट होता है अगर आप बाहर स्कॉलरशिप से अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आप जॉब पे जाते हो आपके आर्टिकल्स के अलग से नंबर लगते हैं कि इस बंदे कितने आर्टिकल्स पब्लिश हैं तो हर आर्टिकल का एक नंबर है। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस होती है। तो अच्छा अब आप सोचो कि सिनॉप्सिस भी हो गया, थीसिस भी हो गया, हमने थीसिस और रिसर्च आर्टिकल भी बना लिया जो भी सर ने बताने हैं कि जर्नल में कैसे पब्लिश कराना है। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है, क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके माइंड में, जो जिसके माइंड में आया है अप्रिशिएट दैट। क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर हम जो थीसिस लिख रहे हैं वो तो साल में हम लिखते हैं जाके बीएस के एंड पे, एमएस के एंड पे एक दफा, पीएचडी के एंड पे एक दफा। तो हम कितने आर्टिकल्स निकाल लेंगे, पीएचडी में मैक्सिमम 2-3 निकाल लेंगे, 2 की रिक्वायरमेंट है एचईसी की। एमएस में हम फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल निकाल लेंगे। बीएस में हमें तो आमतौर पे मोस्टली यूनिवर्सिटी में रिसर्च ही नहीं करवाई जाती, जहां करवाई भी जाती है वहां हम एक आर्टिकल निकाल पाएंगे मुश्किल से। तो हमारे जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं जिनको हम इन शॉर्ट एक लफ्ज यूज करते हैं, वो लफ्ज है हमारा पब्लिकेशंस, कि आपकी कितनी पब्लिकेशंस है। तो अगर नंबर ऑफ हम रिसर्च आर्टिकल ही 1-2 लिख पा रहे हैं तो हमारी नंबर ऑफ पब्लिकेशंस तो बहुत कम होंगी। तो हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए एक और चीज दुनिया में मौजूद है, बल्कि मैं 2 चीजें कहूंगा। पहली चीज तो है रिव्यू आर्टिकल। अब ये रिव्यू आर्टिकल क्या होता है, ये भी जो है ना ये भी जर्नल्स के अंदर जाता है। रिसर्च आर्टिकल तो वो था, और मैं आपको इसलिए चीजें बता रहा हूं कि अगर कोई बिल्कुल जीरो पे भी होपफुली या काफी लोगों को चीजें पता होंगी, बट ये मैं रिवाइज करवा रहा हूं कि जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता वो भी हमारे साथ चलें। ठीक है, मैंने वही बात की, हम 0 से 100 की तरफ जाएंगे। रिव्यू आर्टिकल अब बेसिकली क्या होता है, रिसर्च आर्टिकल तो था आपका अपना काम जो आपने खुद किया था। ठीक है, रिव्यू आर्टिकल क्या है, ये काम आपका अपना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रामा चल रहा है आजकल, ठीक है, कोई भी ड्रामा पकड़ लो, तेरे बिन ड्रामा चल रहा है आजकल, बड़े फेमस है, तुम बिन या तेरे बिन इस तरह का नाम है उसका। ठीक है, वहाज का और वगैरह का जो चल रहा है। अब वो ड्रामा आप वो जो ड्रामे में खुद एक्टिंग कर रहे हैं तो वो खुद उसका पार्ट है। हाँ, इसी तरह से आप अपनी रिसर्च खुद कंडक्ट करते हो तो आप उसका पार्ट हो। यस, तो आप जो चीज खुद करते हो जब उसको लिखोगे तो वो रिसर्च आर्टिकल है। लेकिन हम कहते हैं ना ड्रामा रिव्यूअर्स हैं कुछ, जो ड्रामास को या मूवीज को रिव्यू करते हैं, या आप अपनी सहेली के साथ बैठे हो, अपने दोस्त के साथ बैठे हो, आप उसको बता रहे हो यार फलां ड्रामा बड़ा अच्छा लग रहा है, फलां की एक्टिंग बड़ी मजेदार है। हाँ, फलां की एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, मौला जाट मूवी आई थी उसमें फलां ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, फलां ने इतना अच्छा किरदार अदा नहीं किया, वो फनी बहुत थी मूवी, ये बहुत बकवास मूवी थी। या क्या कर रहे हो, ना आपने कभी मूवी बनाई, ना आप कभी मूवी के डायरेक्टर, ना आपने कभी कोई फिल्म लिखी, ना आपको लिखना आता है, ना आपको एक्टिंग आती है, ना आपको डायरेक्शन आती है, बट आप बैठ के क्या दे रहे हो, अपना ओपिनियन दे रहे हो, आप रिव्यू कर रहे हो चीज को। अब चाहे वो ओपिनियन ठीक हो या गलत हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका अपना ओपिनियन है।
अब वो गलत भी हो सकता है, वो ठीक भी हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन वो आपका एक ओपिनियन है। इसी तरह से रिव्यू आर्टिकल होते हैं कि आपने खुद कोई काम नहीं किया, आप लैब में नहीं गए, आपने खुद कुछ परफॉर्म नहीं किया, आपने एक टॉपिक पकड़ा है और उस टॉपिक के ऊपर जो दूसरे लोगों ने काम किया है आप उसको क्रिटिकली असेस कर रहे हो। बुराइयां नहीं निकाल रहे बैठ के, जो हमारी पाकिस्तानी की आदत होती है, कुछ भी हो उसमें से बस कीड़ा निकालना होता है, बुराई निकालनी होती है। ठीक है, खुद चाहे कुछ करे ना करे, बुराई निकालनी होती है। ठीक है, और ये कुछ लोग होते हैं पूरे पाकिस्तान में 1% होंगे, लेकिन उन 1% ने हमारी इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बहुत खराब कर दी है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक इंटरनेशनल लेवल पे 2-3 लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है जो स्कॉलरशिप से बाहर गए थे। अब मैं ये नहीं बता सकता कि उन्होंने हरकत क्या की थी, लेकिन बहुत घटिया हरकत की थी, और उसकी वजह से उस पूरे कंट्री ने पाकिस्तान के नेक्स्ट सारे वीजा को जो है ना वो खत्म कर दिया। तो ये चीजें इस तरह भी होती हैं। खैर, रिव्यू आर्टिकल की बात कर रहे थे, तो रिव्यू आर्टिकल क्या है? फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस एक टॉपिक है, आप सबको कोरोना वायरस का पता है, मैं इसलिए इसकी एग्जांपल देता हूं। कोरोना वायरस पे जी दुनिया में इस टाइम क्या काम हो रहा है रिसेंटली, वैक्सीन्स कितनी इफेक्टिव रही हैं, मेडिसिन जो बन रही हैं उनका क्या रोल है। ठीक है, अभी मैं आज रिसेंट पढ़ा था कि यूएस में जो है वो एक स्टेट के अंदर जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैन कर दिया गया है, यानी वो किसी दूसरे को ब्लड नहीं दे सकते जिसको नहीं लगी वैक्सीन। आई डोंट नो द रीजन, बट ये भी बैन हुआ है रिसेंटली। ठीक है, ये आज की न्यूज है, एक स्टेट ने बैन कर दिया। तो कहने का मतलब ये पूरी दुनिया में कोरोना वायरस में जो रिसेंट डाटा हो रहा है किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर, चाहे उसके ट्रीटमेंट के ऊपर, चाहे उसकी वैक्सीनेशन के ऊपर, कुछ भी, आप उसको क्रिटिकली जो है ना इवेल्युएट करोगे, क्रिटिकली असेस करोगे। ठीक है, गौर से देखोगे क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, किस तरह से काम हो रहा है, इसको क्या, और आप खुद कुछ नहीं कर रहे, आपका कोई लेना देना नहीं है उन रिसर्च से, कोई अमेरिका में बैठ के कर रहा है, कोई जर्मनी बैठ के कर रहा है, कोई पाकिस्तान में बैठ के कर रहा है, आपने सिर्फ उन आर्टिकल्स को पढ़ना है और उनको इवेल्युएट करना है। तो ये रिव्यू आर्टिकल कहलाता है। क्या आपने खुद बिरयानी बनाई नहीं है, लेकिन बैठ के कह रहे फुफ्फो को बिरयानी बनानी नहीं आती, खाला अच्छी बना लेती है, अम्मी नमक ज्यादा डाल देती है, आपने खुद कभी नहीं बनाई, लेकिन आप उनपे अपना एक क्रिटिकल एनालिसिस दे रहे हो, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, डजंट मैटर। ठीक है, कुछ दिनों पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक स्टूडेंट का बीएस का रिसर्च आर्टिकल अभी पब्लिश हुआ है, शी इज इन 5th सेमेस्टर। उसने यहाँ से सीखा मेरे पास और अपने प्रोफेसर के साथ जाके काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका आर्टिकल पब्लिश हो गया। तो क्या ये भी एक मिथ होता है कि आप बीएस में शायद आर्टिकल पब्लिश नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, पेज पे जाओ तो सक्सेस स्टोरी उसकी पढ़ी, शायद मैंने अपने ग्रुप्स में भेजी होगी। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो आप करोगे। अब रिसर्च आर्टिकल, साइनॉप्सिस और थीसिस, ये तो आप तब कर सकते हो जब आप उस स्टेज पे होगे कि आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, लेकिन रिव्यू आर्टिकल आप में से हर कोई लिख सकता है। उसको लिखने का क्या तरीका है वो सारा, वो भी हम इस कोर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहां तक आपको सारी गेम समझ आ गई है कि नहीं? जल्दी से बताओ, यहां तक आपको सब कुछ समझ आ गया कि नहीं? यहाँ एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा लाइबा के ओपिनियन की बेस पे क्या हम आर्टिकल पे अपना टैग लगा सकते हैं? देखें, आपने ओपिनियन तो दे दिया, लेकिन आगे वो कहीं जाएगा भी ओपिनियन, वो ठीक होगा गलत होगा वो एक अलग डिबेट है कि आपके ओपिनियन को एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। पहले मुझे यहां तक बताएं, यहां तक समझ आइए, अगर आई है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आज मैं आपको सारी टेक्निकलिटीज इंशाल्लाह समझा के भेजूंगा। ठीक है, जल्दी से बताएं, जल्दी से, ये हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब लास्ट डे होगा ना, कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपने कभी नहीं सीखा होगा या समझा होगा। चलो गुड हो गया, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपके, मैं आपको बताऊंगा आपकी क्वेरीज अगर हैं तो आपने कहाँ पूछनी है। वैसे मैं आपको एक दूंगा, हमारा फेसबुक का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपके बहुत ज्यादा मैसेजेस आएंगे, फिर मुझसे देखा नहीं जाएगा। ठीक है, इतने मैसेजेस का रिप्लाई व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं होता। तो या आप इंस्टाग्राम पे या हमारे फेसबुक पे, वहां पे जाके जो है ना आप अपने क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं फ्री होते ही सबके आंसर करूंगा। हाँ, अगर किसी का वहां आंसर रह जाए तो वो फिर बेशक मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, और जो चीजें बताई जा रही होती हैं उनको बार बार देखा करो, समझा करो। कुछ चीजें होती हैं इनका, अब लोग क्वेश्चन करते हैं सर 8 बजे क्लास होगी, अभी मुझे कॉल्स आ रही है कुछ लोगों की, क्लास हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब लिंक ग्रुप में दिया हुआ है स्टिल, तो इन चीजों का जरा ध्यान रखा करें। ये तो हो गई यहाँ तक गेम। अब मैं बताता हूँ कि ये होता क्या, ये जो रिसर्च और रिव्यू आर्टिकल है, ये मैं थीसिस वाली चीज डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो रिसर्च और रिव्यू आर्टिकल है, जिसको हमने एक जुबान में पब्लिकेशंस का लफ्ज भी यूज किया है इसके लिए, ठीक है, इनकी गेम क्या होती है, ये बेसिकली चलते कैसे हैं। अब मैं आपको जरा इनकी एक छोटी सी स्टोरी दिखाता हूँ कि ये होता क्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आप हैं, ठीक है, ये खड़े हुए हैं आप, ये आपकी टांगे आ गई, ये आपके बाजू आ गए, आपने एक आर्टिकल लिखा, ये एक आर्टिकल है जो आपने लिखा, वो रिसर्च आर्टिकल भी हो सकता है, वो रिव्यू आर्टिकल भी हो सकता है। दुनिया में कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। अब मैं आपको पहले देसी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए।
लेट सपोज ये ARY की या जियो की कंपनी है। ARY एक कंपनी है ना, या जियो एक कंपनी है। ARY भी एक कंपनी है, जियो भी एक कंपनी है, ठीक है। अब इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इनका एक प्रोजेक्ट होगा जो ड्रामास बनाता है, ठीक है, उसको हमने सर्कुलर फॉर्म में लिख दिया। एक प्रोजेक्ट होगा इनका जो स्पोर्ट्स चैनल्स होते हैं, ए स्पोर्ट्स हो गया, जियो स्पोर्ट्स हो गया। एक प्रोजेक्ट होगा जो उनके न्यूज चैनल्स होते हैं, ठीक है, जियो न्यूज हो गया, ARY न्यूज हो गया। यानी उन्होंने हर चीज के लिए एक अलग चैनल बना दिया है, एक अलग उन्होंने क्या कर दिया, ऑफिस खोल दिया कि ये इंटरटेनमेंट का ऑफिस है, फाहद मुस्तफा का शो आएगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, ये न्यूज चैनल है, यहाँ हामिद मीर और काशी बासी के शो आएंगे तो यहाँ आएंगे। हर चीज की एक उसने लोकेशन बना दी, एक अलग ऑफिस बना दिया, उसकी एक कंपनी की एक सब कंपनी बना दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मल्टीओमिक्स की मिसाल लो, जहां आप ये कोर्स ले रहे हो, ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका नाम है मल्टीओमिक्स। मैं इसको MO के नाम से लिख देता हूं। इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं। इसका प्रोजेक्ट है मदद, जिसमें हम लोगों की चैरिटेबल हेल्प करते हैं, वेलफेयर के लिए काम करते हैं, कम्युनिटी वर्क होता है। एक इसका प्रोजेक्ट है जिसमें आप इस टाइम बैठ के कोर्स ले रहे हो, जिसका नाम है मार्स, मल्टीओमिक्स एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड साइंस, जिसमें साइंस और रिसर्च के ऊपर कोर्सेज होते हैं और बहुत सारा। अभी इंशाल्लाह रमजान के बाद तो आप देखोगे धमाका होने वाला है। वो क्या होगा आपको रमजान के बाद बताएंगे, अगर आप अटैच रहते हो तो, ठीक है। यू विल नेवर रिग्रेट बीइंग पार्ट ऑफ मार्स। और एक तीसरी हमारी एक्टिविटी है, उसका नाम है बिजनेस ड्रीमर्स, कि जो आपकी हाई इनकम स्किल्स होती हैं, जिनसे आप पैसे कमा सकते हो, लाखों में, हजारों में। मेरे बहुत सारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो आप कैसे सीख सकते हो, उसका सारा प्रोसेस। ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं, अब अलग अलग रन कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी का वर्क आप साइंस से नहीं मिला सकते, साइंस के काम को आप अर्निंग से नहीं मिला सकते, तो हमने अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए। सेम इस तरह से, सेम इसी मेथड के जरिए जो दुनिया में ये पब्लिकेशंस के लिए कंपनीज होती हैं, उनको हम कहते हैं पब्लिशर। जैसे लफ्ज पब्लिकेशन है ना, तो पब्लिश करने के लिए ये जो आर्टिकल्स हैं, रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल, इनको पब्लिश करने के लिए जो दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं पब्लिशर्स। फॉर एग्जाम्पल नेचर का नाम आपने सुना होगा, स्प्रिंगर नेचर। आपने एल्सेवियर का नाम सुना होगा, आपने वाइले ऑनलाइन का नाम सुना होगा, ठीक है। इस तरह के बहुत बड़े बड़े पब्लिशर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। उन पब्लिशर्स के अंदर ये कुछ मैंने नाम दिए, ये आपको आने वाले दिनों में दिखा भी दूंगा। नेचर है, एल्सेवियर है, स्प्रिंगर है, ठीक है, ये आपका वाइले ऑनलाइन वगैरह है, ADS वगैरह है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं। अब हर पब्लिशर के या तो मल्टीपल ऑफिस हैं, इसी तरह के सब ऑफिस हैं, या फिर उनका शायद कोई एक ही ऑफिस हो। यानी एक पब्लिशर का एक छोटा सा ऑफिस भी हो सकता है। एक पब्लिशर ने अपने आप को मल्टीपल डिवाइड भी किया हो सकता है। डिवाइड किस बेस पे किया होगा, कि जो इंजीनियरिंग के जर्नल्स हैं वो बिल्कुल अलग होंगे, कि ये इंजीनियरिंग का जर्नल है। फॉर एग्जाम्पल ये पब्लिशर है, हम कहते हैं वाइले ऑनलाइन, W से स्टार्ट होता है, WILEY। वाइले ऑनलाइन बड़ा फेमस पब्लिशर है। हम कहते हैं इसका एक ये जर्नल है, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ये जो इसका जर्नल है, ये स्पेसिफिकली कैंसर के आर्टिकल से रिलेटेड है, ये कैंसर के आर्टिकल्स पब्लिश करता है। और ये जो इसका जर्नल है, ये सोशल साइंसेज से रिलेटेड है, ये सोशल साइंसेज की जितनी फील्ड्स हैं उनके आर्टिकल्स पब्लिश करता है। तो इस तरह से हर पब्लिशर ने अपने मल्टीपल, कई पब्लिशर्स के तो 100+ इस तरह की सब कंपनीज हैं, और कईयों की सिर्फ एक होती है, ठीक है। इन कंपनीज को क्या कहा जाता है, इनको वो लफ्ज यूज करते हैं जो मैंने यहां पे लिखा है, जर्नल्स, ठीक है। ये कंपनीज जो हैं ये आपकी जर्नल्स कहलाती हैं, ठीक है। जर्नल्स वैसे क्या होता है, आपको पता है, किसी चीज को राइट डाउन करना को भी हम जर्नलिंग करना कहते हैं, जर्नल करना कहते हैं, ठीक है। तो जर्नल्स कहलाती हैं ये सब कंपनीज। कैसे, कि बड़ी कंपनीज जिनके पास आपने ये जो आर्टिकल लिखे होते हैं, या आप हो या आपने आर्टिकल लिखे, ये आर्टिकल आप इस कंपनी को सेंड करते हो, सब कंपनीज को। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो इंजीनियरिंग वाली को करोगे, आप बायो के स्टूडेंट हो तो कैंसर वाली, या जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड होगा उसको करोगे। मैं आपको सिखाऊंगा जर्नल फाइंड कैसे करने हैं, अपनी फील्ड का सब कुछ आगे जाके सिखाऊंगा, ठीक है। अभी जितना बता रहा हूं आप लोगों ने सिर्फ उस पर फोकस करना है। फिर आपने सोशल साइंसेस वाले इधर भेजेंगे। ये जो होती है सब कंपनीज, जर्नल्स कहलाती हैं। ये काम कैसे करती हैं, इनके अंदर एक होता है एडिटर। एडिटर क्या करता है, सबसे पहले जब आपका आर्टिकल, आप उसको ईमेल, एक तो इनकी वेबसाइट्स होती हैं, आप वेबसाइट पे जाके अपना आर्टिकल सबमिट करते हो, या इनके ईमेल के थ्रू इनको भेजते हो। तो इनका सबसे पहला बंदा है एडिटर। ये समझ लो एक तरह से इनका सबसे मेन बंदा होता है, और गेट पे खड़ा हुआ है,
कि आप जो चीज उसको पकड़ाने जा रहे हो पहले वो देखेगा कि उसने इसको एक्सेप्ट करना है या इसको रिजेक्ट करना है। तो इनका जो एडिटर है वो पहले ये फैसला कर लेगा कि उसने आपका आर्टिकल एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट किया। कैसे? कि आगे आपके आर्टिकल को भेजना चाहिए कि नहीं। अभी आर्टिकल एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं हो रहा, अभी आर्टिकल आपका रीड करने के काबिल है कि नहीं वो ये पड़ेगा। क्या आर्टिकल की क्वालिटी अच्छी है, क्या आर्टिकल उनके जो जर्नल है उसके साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। हो सकता है उनका जर्नल डायबिटीज पे है, शुगर जिसे हम आम जुबान में कहते हैं, और आप जो उसमें आर्टिकल भेज रहे हो उसका ताल्लुक ही नहीं है डायबिटीज से, तो वो रिजेक्ट कर देगा कि भाई हमारे जर्नल से इसका कोई ताल्लुक नहीं, आप रेलेवेंट जर्नल में जाके कराओ। ठीक है, तो एडिटर का काम ये होता है, पहले वो ये करता है सिलेक्ट एक्सेप्ट, फिर उसको अगर तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, अगर तो वो एक्सेप्ट कर लेता है तो इसको आगे भेजेगा वो रिव्यूअर्स को। ठीक है, आगे कुछ लोग बैठे होंगे जो आपकी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स भी होते हैं और आपसे सीनियर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोफेसर्स, बड़े जर्नल में तो बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं नॉर्मली, या कुछ छोटे जर्नल में पीएचडी के स्टूडेंट्स भी होते हैं या जिन्होंने पीएचडी की होती है, ये होते हैं रिव्यूअर्स। रिव्यूअर्स क्या काम करते हैं, एडिटर को भेजता है कि चेक करो ये आर्टिकल इस लायक है कि हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि नहीं। तो रिव्यूअर्स फिर अपने कमेंट्स देते हैं कि फर्स्ट रिव्यूअर का कमेंट आएगा, फिर 2 रिव्यूअर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ये एडिटर की मर्जी है कि वो उसको कितने असाइन करे। तो नॉर्मली वो ऑड नंबर में करते हैं ताकि एक डिसीजन आ जाए। तो ये अपने अपने कमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रिव्यूअर कह रहा है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सेकंड कह रहा है कि ये थोड़ी सी चेंजेस हैं, इन चेंजेस को ठीक कर लो तो फिर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, थर्ड कह रहा है नहीं जी मैं तो रिजेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये अपने कमेंट्स देंगे, फिर एडिटर उस हिसाब से फैसला कर लेगा। इस पे मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाके बताऊंगा। जो आप में से रिकॉर्डिंग्स बाय करेंगे ना उनको एक स्पेशल लेक्चर मिलेगा डॉक्टर जवाद का। डॉक्टर जवाद ने इस पूरे प्रोसेस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, इट इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर। उनको वो इंशाल्लाह इसके ऊपर मिलेगा जो रिकॉर्डिंग्स बाय करेंगे। ठीक है, यही कोर्सेज होंगे, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा उन लोगों को। आखिर वो लोग अगर रिकॉर्डिंग बाय करें तो उनको कुछ बोनस भी तो मिलना चाहिए ना, तो वो उनको इंशाल्लाह मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है कि आप आर्टिकल लिखते हो, लिखने के बाद जर्नल्स को भेजते हो, जर्नल्स उसको, उसमें एडिटर होता है, एडिटर उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करता है, रिव्यूअर के पास जाता है, अगर रिव्यूअर को वो अच्छे लगे तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, ना लगे तो वो रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये प्रोसेस दोबारा से चलेगा। आप कोई फिर नया जर्नल ढूंढोगे, फिर उस नए जर्नल के अंदर पब्लिश कराने के लिए लेके जाओगे, फिर उस नए जर्नल का एडिटर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, फिर से वो किसी नए रिव्यूअर्स के पास जाएंगे, तो वो पूरा प्रोसेस जो है ना वो रिपीट होगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वो एक्सेप्ट हो गया, तो अगर वो एक्सेप्ट हो गया, जो इंशाल्लाह आप सबके आर्टिकल्स एक्सेप्ट होंगे, तो इन जर्नल्स की वेबसाइट पे भी आ जाएगा। आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे गूगल स्कॉलर पे, वो क्या होता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, प्रोफाइल कैसे होती है वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, वहां पे बनाओगे और वहां पर जो है ना फिर वो अगली गेम स्टार्ट होगी। वो अगली गेम क्या है जिसपे आपकी वैल्यू और आपका इंपैक्ट आएगा। पहले बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया। ये जो पूछ रहे ना फ्री जर्नल बता दें, स्कोपस इंडेक्स बता दें, ये सारा हमने भी पढ़ना है। एक पूरा का पूरा लेक्चर मैंने आपको जर्नल्स के ऊपर देना है, पूरा का पूरा लेक्चर। ऑथेंटिक और फेक जर्नल क्या होते हैं, ऑथेंटिक जर्नल सर्च कैसे करते हैं, अपनी फील्ड का जर्नल कैसे सर्च करते हैं, आपने ये कैसे देखना होता है कि फ्री है कि नहीं है। आपको हर चीज मैं सिखाऊंगा, फिक्र आप लोगों ने नहीं करनी, घबराना नहीं है। ठीक है, हर चीज सिखा के भेजूंगा। यहां तक आपको समझ आई है कि नहीं मुझे ये बताओ। ठीक है, मुझे यहां तक क्लैरिटी दे दो, आपको समझ आई है कि नहीं, फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। और अगेन मैं कह रहा हूं, गौर से लेक्चर्स लो, ध्यान से लो, ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाने वाला। 5,000 6,000 10,000 लोग लेते हैं और वो भी आपके साथ खपेंगे नहीं इतना जैसे मैं खप खप के बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है ना, ये जो कोर्सेज आते हैं स्टूडेंट्स लेके, फिर आप में से भी कई लोगों ने लिए होंगे, तो गौर से सुनो, अच्छे से सुनो। आई वॉन्ट यू कि आप सीखो और अच्छे साइंटिफिक राइटर बनो। ठीक है, और आई ट्रस्ट दैट इंशाल्लाह आप सब बनोगे। तो गौर से सुनना है लेक्चर, गौर से। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये सारा प्रोसेस हो गया। अब मैंने आपको कुछ लफ्ज दिखाए थे, ये वर्ड्स आपने देखे थे, इम्पैक्ट फैक्टर, साइटेशन और I10 नंबर। अब ये वर्ड्स क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। अब लेट सपोज आपके जो मैंने बताए जैसे चैनल्स होते हैं, जैसे आपका ARY डिजिटल है या जियो का जो आपका जियो इंटरटेनमेंट है, इन पे जो ड्रामाज आते हैं, आपने सुना होगा कि लफ्ज रेटिंग का, कि न्यूज चैनल्स की रेटिंग आती है जी, ड्रामा की रेटिंग आती है जी, मूवीज की रेटिंग आती है। रेटिंग का लफ्ज सुना है ना आपने, कि आप किसी रेस्टोरेंट भी जाते हो तो रेटिंग देख के जाते हो कि इसको 4.5 स्टार मिले या 2.0 मिले हुए। ऑब्वियसली बात है 2.0 स्टार है तो आप कभी उसमें नहीं जाओगे, लेकिन अगर 4.5 स्टार मिले हुए, 5 स्टार मिले हुए, तो आप कहोगे यार बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, रिव्यूज तो इसके बड़े अच्छे हैं, चलो हम इसमें जाते हैं। होता है ना ऐसा।
तो सिमिलर इसी तरह से ये जो जर्नल्स मैंने आपको बताए हैं, जर्नल्स की भी एक रैंकिंग होती है, जर्नल्स का भी एक नंबर्स के हिसाब से रेटिंग होती है। उस रेटिंग को हम कहते हैं इंपैक्ट फैक्टर। इंपैक्ट फैक्टर क्यों कहते हैं कि ये जर्नल कितना इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, सबको लगता है कि हर जर्नल का एक स्पेसिफिक इंपैक्ट फैक्टर होता है। नहीं, हर साल जर्नल्स के इंपैक्ट फैक्टर बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, आप सबको जब हम जर्नल्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा का पूरा जो है ना ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये देखें, अब ये किसी ने कमेंट किया, या प्लीज इस तरह के कमेंट से अवॉइड करें। ये मलिक यासिर हो या सैया सरकार हो, आप लोग ब्लॉक हो जाओगे, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। और ब्लॉक हो गए फिर कभी मैसेज नहीं कर पाओगे। तो ये जितने भी लोग आप लोग कर रहे हो, तो काइंडली मैं अब एक प्यार से बता रहा हूँ, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मेरा प्यार बहुत प्यारा है, लेकिन जब मेरा गुस्सा है ना वो फिर छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए प्लीज इस चीज को अवॉइड करो, ठीक है। तो जब तक शराफत से प्यार से बोलो उस चीज को देख लो, अच्छे रहोगे, वरना ब्लॉक हो जाओगे और ना कोई वीडियो कभी देख पाओगे यहाँ पर, और ना आप लोग जो है ना कभी कमेंट कर पाओगे। तो एक रिक्वेस्ट समझो, ठीक है, हुक्म समझो उस्ताद का, जो भी समझो। तो इस चीज से बचे रहो, अच्छे रहोगे, ठीक है। मैं आपको लिस्ट दिखाने लगा था इंपैक्ट फैक्टर्स की, ये JCR, ये देखें, मैं आपको अपडेटेड लिस्ट दूंगा, 2022 की लिस्ट दूंगा, ठीक है, जो सबसे रिसेंट है। ये मैंने खुद कंपाइल की है पूरी निकाल के, ठीक है। अब इंशाल्लाह 2023 की जब आएगी लिस्ट, जुलाई में आएगी, तो वो भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा। ये सारे जर्नल्स के नेम लिखे हुए हैं और उन सब के आगे इंपैक्ट फैक्टर लिखे हुए हैं, उनके आगे वो किस फील्ड के हैं वो लिखे हुए हैं। और ये आपको मैं सारा कुछ ये पढ़ना सिखाऊंगा, ये Q3 Q2 के क्वार्टाइल कहते हैं। ये सारी लिस्ट भी मैं आपको दूंगा, फिक्र नहीं करनी, आप सबको लिस्ट मिलेगी, डजंट मैटर को फ्री में आया को पेड में आया, ठीक है, आप सबको लिस्ट मिलेगी। ये ऑथेंटिक इंपैक्ट फैक्टर्स है, ये ऑथेंटिक लिस्ट है, ये एक्यूरेट इंपैक्ट फैक्टर है जो इस साल चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एकेडमिक मेडिसिन जर्नल है, इसका इंपैक्ट फैक्टर है 7.840। ये एकेडमिक पेडियाट्रिक्स है, इसका 2.993, ठीक है। हम कुछ नीचे चले जाते हैं, ये अल्फाबेटिकली रेंज हुए हुए हैं, ठीक है। आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, कंट्रोल दबा के F दबाओगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कैंसर, मैं रैंडमली एक लिख दिया, कोई कैंसर का जर्नल आ जाएगा। ये एडवांसेस इन कैंसर रिसर्च 5.767, अमेरिकन जर्नल ऑफ, यहाँ पे मेरा एक आर्टिकल पब्लिश भी है अमेरिकन जर्नल ऑफ कैंसर रिसर्च पे 5.942, ठीक है। आगे एनुअल रिव्यूज ऑफ कैंसर बायोलॉजी 13.340। आगे आ जाते हैं ये कुछ, मतलब इस तरह आप कोई भी कीवर्ड सर्च करके अपने जर्नल्स यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, और उनके इंपैक्ट फैक्टर भी। ये मैं आपको लिस्ट भी दूंगा, मैं आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह सिखाऊंगा भी, ठीक है। सो फिक्र नहीं करनी। ये चलो ये स्क्रीनशॉट पड़ा, मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने शायद भेजा भी था, ये मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा है कि उसका एक आर्टिकल 7.4 इंपैक्ट फैक्टर में और एक 4.97 में हुआ है। तो इस तरह से देखो, उसने मुझे बताया ना, ये भी इंपैक्ट फैक्टर पढ़ा रहा हूँ, उसने मुझे बताया है कि मैंने आपका इंटर्नशिप ली थी। इंटर्नशिप क्या होती है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा वो भी आगे जाके। तो इसने मेरी इंटर्नशिप ली थी मुझसे साइंटिफिक राइटिंग की, तो इसके एक आर्टिकल 7.4 में पब्लिश हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह, एक 4.97 में, और वो मेटा एनालिसिस अब उसने लिखा है वो नेचर में करवाएगा, ठीक है। नेचर क्या है वो मैंने आपको बताया, नेचर पब्लिशर, उसके जर्नल्स होते हैं, बहुत फेमस पब्लिश, सबसे ऑथेंटिक पब्लिशर है, ठीक है। तो ये उसने मुझे कैसे बताया, इंपैक्ट फैक्टर से, कि सर इतने इंपैक्ट फैक्टर का एक जर्नल है। तो जो जर्नल्स होते हैं ना उनकी रेटिंग होती है इंपैक्ट फैक्टर की बुनियाद पे, एक नंबर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं इंपैक्ट फैक्टर, कि जितना ज्यादा नंबर उतनी ज्यादा जर्नल की रेटिंग। आपकी रेटिंग नहीं हो रही अभी, जितना ज्यादा नंबर, हम कह सकते हैं द मोर द इंपैक्ट फैक्टर। इंपैक्ट फैक्टर को हम IF लिख देते हैं, इसको जरा मैं बड़ा कर लूं, या इसको हम एक और हम इसको लिख देते हैं कि द मोर द IF, ठीक है, द मोर गुड द जर्नल इज, या बेटर लिख लो, ठीक है। या जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि जो आपका इंपैक्ट फैक्टर है, ठीक है, वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आप लफ्ज पढ़ते आ रहे हो, टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ जर्नल, कि जितना ज्यादा इंपैक्ट फैक्टर उतनी ज्यादा जर्नल की क्रेडिबिलिटी। तो होता क्या है बेसिकली, जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो हमें पता है बहुत अच्छी क्वालिटी का, तो हमारी ट्राई होती है कि मैक्सिमम इंपैक्ट फैक्टर में करवाएं। अभी इंपैक्ट फैक्टर निकलता कैसे है और हम क्यों चाहते हैं कि हम मैक्सिमम इंपैक्ट फैक्टर में करवाएं, ये एक बात आपके माइंड में आ रही होगी। इंपैक्ट फैक्टर कैसे निकलता है, इसको समझने के लिए हमें साइटेशंस को समझना पड़ेगा, जो कि हमारा ये दूसरा पॉइंट है।
जब हम इसको समझ जाएंगे तो इम्पैक्ट फैक्टर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। लेकिन हम ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर में क्यों लेके जाते हैं, इसका मैं जवाब आपको पहले दे देता हूं। आपसे अगर पूछा जाए कि आपको एक मॉर्निंग शो पे बुलाया जाएगा, तो आप किस मॉर्निंग शो पे जाना चाहते हो? ऐसे शो पे जिसकी रेटिंग बहुत ज्यादा है, या ऐसे शो पे जिसकी रेटिंग बहुत कम है? ऑब्वियसली आप सब यही कहोगे कि जिसकी रेटिंग ज्यादा है हम उस पे जाना चाहते हैं, ताकि हमें ज्यादा लोग देखें, ताकि हमारी व्यूअरशिप ज्यादा हो, जाके रिश्तेदार देख के सड़ गए कि ये बंदा यहाँ कैसे पहुंच गया। ठीक है, तो वो जो आप सोचते हो कि हम उस स्टेज पे जाना है, हमने मैक्सिमम लोग हमें देख पाए क्योंकि इसकी तो रेटिंग बहुत ज्यादा है, तो यहाँ मैक्सिमम लोग हमें देख पाएंगे, उसी चीज को हम कहते हैं, उसी रेटिंग को हम यहाँ जर्नल में कहते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। कि जितने ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर आपका आर्टिकल जाएगा, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि लोग उसको पढ़ेंगे। क्यों? अब देखते हैं इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर है एक लफ्ज, वो है साइटेशंस। ठीक है, साइटेशंस बेसिकली होती क्या है? अगर मैं सादा जुबान में कहूं तो एक बात जो मुझे अली ने बताई, अली ने मुझे एक बात आकर बताई, वो बात मैं आपको बताऊं और मैं कहूं यार मुझे ना अली ने बताया था कि ये हुआ है, मुझे असद ने बताया था कि उसके घर में जो है ना वो रेंट देना है और उसके पास पैसे नहीं है, मुझे आयशा ने बताया था कि उनके घर आज बिरयानी बन रही है। मतलब मैं कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज दे रहा हूं और वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज किसी सोर्स से आ रही है और वो मैं सोर्स बयान कर रहा हूं, तो इसका मतलब होगा कि मैं साइट कर रहा हूं, मैं साइटेशन दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि अस्मा ने कहा था। तो साइटेशन किसकी हुई? अस्मा की, कि मैं अस्मा की साइटेशन दे के बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा बिरयानी बनी है अस्मा के घर, ठीक है, और मैं ब्रैकेट में लेता हूं अस्मा ने बताया, ठीक है, टोल्ड बाय अस्मा। ये क्या हो गया? ये देसी तरीके से आपको समझा रहा हूं। इसमें साइटेशन पे पूरा हमारा एक लेक्चर है डिटेल, पूरा आखिरी लेक्चर हमारा, एंड नोट कैसे यूज करना है, साइटेशन कैसे देनी है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। और एक ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जो आपको कभी जिंदगी में कुछ सिखाएगा भी नहीं, कि आपने साइटेशन ना सिर्फ देनी कैसे बल्कि साइटेशन को एडिट कैसे करना है, जिसके ऊपर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सीएमएच लाहौर के अंदर मैं सेशन देके आया था और लिटरली वहां फैकल्टी मेंबर्स मौजूद थे, उन सब के लिए वो एक नई बात थी। उनमें से मेजोरिटी ने कभी उसको आइडिया भी नहीं था कि ये भी चीज होती है। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको भी सिखा के जाऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह इस लेवल की चीज है वो। तो ये होता है साइट करना। अब जब हम कोई जर्नल लिखते हैं, जर्नल आप कोई आर्टिकल साइट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी फील्ड का कोई आर्टिकल, हम एक रैंडम या साइटेशन लिख देते हैं कि पाकिस्तान इन्फ्लेशन इज एट इट्स पीक, कि महंगाई तो जो ना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। अब ये क्या आपको ख्वाब में आया है? नहीं। कहां से पता लगा है? आप कहते हो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल था जेकब नाम के बंदे का, ठीक है, आगे आप कह देते हो वो इसने लिखा था 2023 के अंदर एक आर्टिकल आपने पढ़ा ऑनलाइन जाके, वो जेकब ने लिखा था और उसके अंदर बताया हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है ना वो आसमानों को छू रही है। ठीक है, ये जेकब ने बताया था, तो आपने जेकब को यहां पे साइट कर दिया। क्या कर दिया? साइट, CITE, साइट कर दिया, उसकी साइटेशन दे दी। अब जब ये जो आर्टिकल आप लिख रहे हो ये जब इंटरनेशनली पब्लिश होगा किसी भी बड़े जर्नल के अंदर, तो जेकब को एक ईमेल आएगी, उसको उसकी ईमेल आएगी कि फलां बंदे ने पाकिस्तान में तुम्हें साइट कर दिया है, यानी तुम्हारा डाटा लिया है कोई तुम्हारे आर्टिकल से और आगे तुम्हारा रेफरेंस दे दिया कि ये डाटा उसने तुम्हारे आर्टिकल से लिया है। ठीक है, तो दो चीजों के लिए ईमेल आती है, एक तो इन्फॉर्म करने के लिए कि मुबारक को आपकी साइटेशन हो गई है, यानी आपके काम को पढ़ा जा रहा है, आपका काम एमी इंटरनेट पे नहीं पढ़ा हुआ, कोई उसको रीड भी कर रहा है, कोई उसको इंटरप्रेट भी कर रहा है, किसी ने उसको अपने आर्टिकल में भी लिखा और उसका आर्टिकल पब्लिश हो गया। तो ये असाइनमेंट में नहीं काम आएगा कि आपने असाइनमेंट लिखी उसका डाल दिया तो ओके, नहीं। ये जो बंदा है जिसने साइट किया, भाई मैं अगर ये लिख रहा हूं तो मेरा आर्टिकल भी पब्लिश होना चाहिए। जब मेरा आर्टिकल पब्लिश होगा तो उसमें जितने रेफरेंसेस हैं, जितनी साइटेशन, उन सबको ईमेल जाएगी। एक तो इसलिए कि भाई आपको किसी ने साइट कर दिया, मुबारक हो। दूसरा इसलिए कि चेक कर लो साइट सही भी किया है कि नहीं। कई दफा होता है बात कुछ होती है और कहीं कुछ जा रही होती है। हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट्स की, ये जो हमारा रीजन है ना एशिया का, यहाँ स्टूडेंट से बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि उसने लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा कोविड-19 जो है ना उससे इतने लोग मर रहे हैं, आप लिख दोगे कोविड-19 से बुरी कोई डिजीज ही नहीं, मतलब उसने तो लिखा ही नहीं है ये कि कोविड-19 एक बुरी डिजीज है, उसने तो लिखा है कि लोग मर रहे हैं।
आप ये लिखो कि डेडली डिजीज है, ये नहीं लिख सकते कि वर्स्ट डिजीज है। तो हम उसको, वो जो हमारा एक मसला पड़ा है पैराफ्रेजिंग करते हुए क्विल बोर्ड पे चले गए, वो सिनोनिम से सिनोनिम बदल दिया, वो काम के चक्कर में हम ऐसी तैसी फेर देते हैं। फिर आपका आर्टिकल जो रिजेक्ट भी हो जाता है, आपका आर्टिकल रिट्रैक्ट भी हो जाता है। आप कभी जाके ऑनलाइन लिखो गूगल पे, आज एक काम करना, ऑनलाइन लिखना गूगल पे रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, ठीक है, मैं लिख के दिखा देता हूं, रिट्रैक्शन आर्टिकल्स पाकिस्तान या रिट्रैक्टेड आर्टिकल्स पाकिस्तान, या गूगल पे देखना, आपको लंबी लंबी कहानियां मिलेंगी कि इवन वाइस चांसलर तक के लेवल के लोगों के आर्टिकल रिट्रैक्ट हुए हुए। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप मेरे साथ रहते हो, इस जर्नी में इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख के निकलोगे, बताऊंगा इस चीज से कैसे बचना है। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन वीक पे आपने साइटेशन दे दी। अब जो इम्पैक्ट फैक्टर की बात थी, साइटेशन होपफुली आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, आ गई है कि नहीं, बल्कि जब आइटम सिखाएंगे तब और आ जाएगी। साइटेशन आ गई है कि नहीं समझ, जल्दी से बताओ, फिर मैं बताता हूँ कि इम्पैक्ट फैक्टर का इसके क्या ताल्लुक है। जल्दी से बताना, जल्दी से। साइटेशन समझ आ गई अगर हाँ, तो फिर मैं बताऊंगा इम्पैक्ट फैक्टर का क्या ताल्लुक। अल्लाह के बंदों, मैं बोल बोल के थक रहा, आप लोग सुन सुन के थक गए हो, अजीब लोग। देखो 7 दिन है आपके पास, 7 डेज, 7 डेज में जितना ज्यादा सीख सकते हो सीख लो। जल्दी रिकॉर्डिंग बंद करने का कहोगे, कहोगे सर जान दी करें, जान छोड़ दे, तो उसमें आपका नुकसान है। नुकसान क्या है? एट द एंड मैं कम कंटेंट पढ़ाऊंगा 7 दिनों में। 7 दिनों में 1 घंटा पढ़ोगे तो 7 घंटे पढ़ोगे, 7 दिनों में 1.5 घंटा पढ़ोगे तो अंदाजा लगा लो 10 घंटे पढ़ के जाओगे। तो ये आपके ऊपर है, 7 दिन दे लो। आगे रमजान में रेस्ट ही मारना है, सहरी पे सो जाया करना, अफ्तारी टाइम उठा करना है, ठीक है, तो रेस्ट तब मार लेना, 7 दिन अपनी लाइफ को दे लो, अच्छे रहोगे। मेरा नुकसान तो नहीं होगा ना, मैं तो अगला बैच पढ़ा दूंगा, आप लोगों को नुकसान होगा अगर कम पढ़ के जाओगे। ठीक है, मेरे लिए बैच बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूँ, बड़े पैशन से, तो आप लोग पैशन से पढ़ो। ठीक है, पढ़ोगे तो अच्छा रहो, अच्छे रह जाओगे, सीख जाओगे ऐसी चीजें भी जो पहले कभी नहीं सिखाई गई। नहीं पढ़ोगे तो अपना नुकसान कराओगे, फिर कहीं और जाके पैसे देके सीख रहे होगे, फायदा, और वो फिर आपको सिखाएंगे भी नहीं, अंदर की चीजें कोई नहीं बताता। ठीक है, अब ये हो गया साइटेशन। अब इम्पैक्ट फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, ये डॉक्टर जवाद ने भी अपने लेक्चर में समझाया, मैं यहाँ फिर भी बता देता हूँ। अब एक जर्नल है, उस जर्नल के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जर्नल है 2 साल के अंदर, पिछले 2 साल कौन कौन से हैं, 2023 की लिस्ट बननी है ना, तो 2 साल कौन से हैं, 2021 और 2022। पिछले 2 साल में, अब ये फार्मूला है, टोटल आर्टिकल्स पब्लिश्ड पिछले 2 साल में इस जर्नल में कितने आर्टिकल, कोई भी जर्नल जिसका इंपैक्ट फैक्टर आप काउंट करने लगते हो, उसमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने पब्लिश हुए, 10 हैं, 20 हैं, 30, इन्होंने कितने आर्टिकल एक्सेप्ट करके पब्लिश कर दिए ऑनलाइन, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं, 70 हैं, 100 हैं, जितने भी हैं। हर जर्नल के अपना एक नंबर होता है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर एंड पे लेता हूँ, क्वेश्चन पूछोगे, मैं पढ़ूंगा नहीं, फायदा नहीं होगा, जाया चले जाएंगे, एंड पे पूछना टोटल आर्टिकल कितने पब्लिश हुए हैं और उन आर्टिकल्स की टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस अभी तक कितनी है। ठीक है, उन आर्टिकल्स की टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस, तो टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस डिवाइडेड बाय टोटल आर्टिकल्स पब्लिश्ड। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसको और मैथमेटिकली हल करते हैं। इंपैक्ट फैक्टर को मैंने आईएफ लिख दिया, इक्वल टू, हम कहते हैं जी लेट सपोज ये 40 साइटेशंस आई, पिछले 2 सालों में जितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए उन सब की अभी तक 40 साइटेशंस आई हैं, मिसाल के तौर पे, डिवाइडेड बाय टोटल आर्टिकल पब्लिश कितने हुए, हम कहते हैं 10 आर्टिकल्स आए हैं 2 साल में, 5 एक साल में पब्लिश हुए, 5 ही हम रैंडम डाटा डाल रहे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा होते हैं, 5 एक साल में आए, 5 एक साल में आए, 10 आ गए, इसको 40 डिवाइडेड बाय 10 करो, आंसर आ गया आपका 4। इंपैक्ट फैक्टर कितना है आपका 4। तो ये आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, टेंशन लेके ना बैठ जाना सर पकड़ के, वो हो अब हमें आर्टिकल पब्लिश देखने पड़ेंगे, हमें नंबर ऑफ साइटेशन देखनी पड़ेगी। हर साल एक लिस्ट आ जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जेसीआर लिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, जनरल साइटेशन रिपोर्ट, ठीक है, उसको इम्पैक्ट फैक्टर लिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, उसको आप जो भी नाम दे लो, ठीक है, तो उसको थॉमसन र्यूटर की लिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, थॉमसन र्यूटर लिस्ट भी और थॉमसन र्यूटर रिपोर्ट भी कहा जाता है। अब उसको जो भी नाम दे लो, ये लिस्ट हर साल आती है, 2022 की मैं आपको दे दूंगा, 2023 की जुलाई में आएगी, जो लोग हमारे ग्रुप्स में रहेंगे इंशाल्लाह, आप सबको मैं अपडेटेड बहुत सारे डाटा और चीजें सेंड करता रहता हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप लीव ना करो, भले के लिए बता रहा हूँ, बहुत सारा डाटा उसके अंदर आया करेगा, ठीक है, तो ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थॉमसन र्यूटर की लिस्ट जो है या थॉमसन र्यूटर रिपोर्ट, ये सारा एक ही चीज का नाम है, ये वो ऑटोमेटिकली, ये जो मैंने आपको दिखाई थी पीडीएफ फाइल, वो वही लिस्ट थी,
ठीक है, उस लिस्ट को कंपाइल करके आपको दे दिया जाएगा, आप आराम से उसमें से अपने इंपैक्ट फैक्टर देख लो, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से इंपैक्ट फैक्टर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब मुझे बताओ आपको इंपैक्ट फैक्टर और साइटेशन की समझ आ गई। आखिरी चीज हम पढ़ेंगे वो आइटन नंबर, उसके बाद फिर मैं आपकी जान छोड़ दूंगा, मुझे पता है आप तंग आए पड़े। ठीक है, यहां तक बताओ, यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, ओके है, आगे चलें। जल्दी से बताओ, जल्दी से, यहां तक ओके है? रेफरेंस और साइटेशन का फर्क बता दें। रेफरेंस साइटेशन एक ही चीज होती है, आमतौर पे जो हम टेक्स्ट के दरमियान में रेफरेंस जब देते हैं तो उसको इन टेक्स्ट जो देते हैं वो साइटेशन कहते हैं, जो लिस्ट एंड पे होती है उसको रेफरेंसेस कहते हैं। ये मैं आपको पूरा लेक्चर पढ़ाऊंगा, मैंने आपको कहा फिक्र नहीं करनी, 7 दिन तक आपका काम है लेक्चर लेना। आपने लेक्चर लेने हैं, 7 दिनों के बाद आपको हर चीज आती होगी। तो 7 दिन सब्र भी करना है और सब्र से पढ़ाई करनी है। आपका काम है सिर्फ सब्र से पढ़ाई करना, बाकी सरदर्दी आपको पढ़ाना है। जैसे भी रेफरेंस देना कैसे है, क्या करना है, वो सारा कुछ मैं बता दूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, जिसका नाम है आइटन नंबर, और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये होते क्या हैं और आपकी प्रोफाइल में नजर कैसे आते हैं, ये शो कैसे होते हैं, इनका फायदा क्या होता है, मैं फिर आपको आगे जाके बताता हूं। ठीक है, I10 नंबर। I10 नंबर बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपके 5 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 5 आर्टिकल्स हैं आपके जो पब्लिश हो चुके हैं आपके, मिसाल के तौर पे, तो कितने आर्टिकल्स ऐसे हैं, हाउ मेनी आर्टिकल्स हैव 10 और मोर देन 10 साइटेशंस। सिंपल डेफिनेशन, कितने आर्टिकल ऐसे हैं जिनकी 10 या 10 से ज्यादा साइटेशंस आई हुई हैं। तो जितने आर्टिकल्स होंगे उतना आपका I10 नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 5 में से आपके, फॉर एग्जांपल आपका जो आर्टिकल 1 है, ठीक है, उसके ऊपर साइटेशंस हैं 2 साइटेशंस। ठीक है, आपका जो आर्टिकल 2 है उसके ऊपर 4 साइटेशंस। आपका जो आर्टिकल 3 है उसके ऊपर 19 साइटेशंस। आपका जो आर्टिकल नंबर 4 है उसके ऊपर 11 साइटेशंस। और आपका जो आर्टिकल नंबर 5 है उसके ऊपर 10 साइटेशन। ये आपके 5 आर्टिकल हैं और हर आर्टिकल पे, एक पे 2 साइटेशन है, एक पे 4 आई हुई है, यानी एक को 2 लोगों ने पढ़ के साइट किया हुआ है, एक को 4 लोगों ने साइट किया हुआ है, एक को 19 ने, एक को 11 ने, एक को 10 ने। तो आपका I10 नंबर कितना होगा, कितने आर्टिकल ऐसे हैं जिसकी 10 या 10 से ज्यादा साइटेशन है। ये 3 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी 10 या 10 से ज्यादा साइटेशन है, इसकी 10 है और इनकी 10 से ज्यादा है। तो आपका I10 नंबर कितना हो जाएगा इस केस में, 3 हो जाएगा। तो I10 नंबर ये कहलाता है कि आपकी कितने आर्टिकल साइटेशन ऐसे हैं। और अगर हम साइटेशन काउंट करें कि टोटल साइटेशंस कितनी है, तो वो हो जाएगा इन सब का इक्वल। 2 + 4 6, 19 + 6 आपका कितना होगा 25, 25 + 11 36, 36 + 10 46। तो टोटल साइटेशंस आपकी कितनी है 46, और आपका I10 नंबर कितना है 3। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका I10 नंबर काउंट होता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? आगे चलें, यहां आपको एक और लफ्ज भी सुनने को मिलेगा जो होता है H इंडेक्स। ये आपने कैलकुलेट नहीं करना, ये घबराना नहीं है, ये आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं कि कभी जिंदगी में कोई पूछ ले कि बच्चों ये क्या होता है, तो आपको पता हो ये क्या होता है। ये आपसे कोई पूछने नहीं वाला, कहीं आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली गूगल खुद आपको कैलकुलेट करके देगा। आपको कुछ नहीं करना, गूगल खुद ये काम कर रहा है, आपके जिम्मे ये काम है ही नहीं। आपने तो बस जाके देखना है कि आपका कितना है, ये गूगल का काम है ये करना, आपका काम नहीं है ये करना। ठीक है, H इंडेक्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर, ये जरा कंफ्यूजिंग है, गौर से सुनना, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं बच्चों को ये कहता हूँ अगर नहीं समझ आ रहा थोड़ा सा समझ के छोड़ दो। सबसे हाई क्वालिटी की इन सब देखो, सबसे पहले आपका इंपैक्ट फैक्टर है। हो सकता है, अब गौर से एक बात सुनना, पहले मैं समझा रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग ऊर्जा खोल के सुनो। आयशा ने एक आर्टिकल लिखा, जो आर्टिकल बहुत अच्छा था, लेकिन ना उसके पास इतने पैसे थे कि वो बहुत महंगे जर्नल में करवा सके ना, और उसने ना किसी नॉर्मल से जर्नल में सेंड कर दिया जिसका इंपैक्ट फैक्टर 1.5 था। ठीक है, लेकिन आर्टिकल बहुत अच्छा। अब जब वो ऑनलाइन आया तो लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोग उसको साइट करते गए करते गए करते गए, उसकी 100+ साइटेशन हो गई। और एक दूसरा आर्टिकल था जो मैंने लिखा था, बहुत बकवास किस्म का आर्टिकल था, बहुत फजूल किस्म का आर्टिकल था, लेकिन क्योंकि मेरे पास थोड़े से पैसे थे मैंने जाके किसी अच्छे जर्नल में करवा दिया। ठीक है, मतलब इतना जरूर था कि एक्सेप्ट हो जाता,
लेकिन उसकी फीस भरने के मेरे पास पैसे भी थे। कुछ जर्नल इस तरह के भी हैं फजूल से, जो बस फीस के चक्कर में कर लेते हैं, मैं नाम नहीं लेता जर्नल्स का। तो वो हो गया, पब्लिश हो गया, लेकिन क्योंकि फजूल आर्टिकल था, पब्लिश तो वो 7 इम्पैक्ट फैक्टर में हो गया है, लेकिन उस पर अभी तक साइटेशन नहीं आ रही। 2 साल गुजर गए हैं, 3, नॉर्मली साइटेशन 1-1.5 साल के बाद आना स्टार्ट होती है। तो 2 साल गुजर गए, मतलब स्टार्ट से मुराद ज्यादा आना स्टार्ट होती है। 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, 4 साल गुजर गया, साइटेशन नहीं आ रही, क्योंकि उसको लोग पढ़ नहीं पा रहे, उसकी रीडेबिलिटी नहीं है, उसकी व्यूअरशिप ही नहीं क्रिएट हुई। अब एक तरफ आयशा का आर्टिकल, एक तरफ मेरा, अगर कोई देखे तो मेरा इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा था, जर्नल में बहुत बड़े इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश हुआ, उसके मुकाबले में 7 गुना अच्छा था, लेकिन उसकी साइटेशंस बहुत आ रही। तो इसका मतलब क्या होगा, किसका आर्टिकल अच्छा होगा? पर्सनली किसकी क्रेडिबिलिटी, जो एक ऑथर की क्रेडिबिलिटी है। जर्नल की क्रेडिबिलिटी मैटर करती है इम्पैक्ट फैक्टर पे, लेकिन एक ऑथर की क्रेडिबिलिटी, जब 2-3 साल गुजर चुके हैं उस ऑथर के काम को, फौरन नहीं आप देख सकते। ऑब्वियसली जब नया नया आप पब्लिश करना स्टार्ट करते हो थोड़ी साइटेशंस ही आती हैं, लेकिन 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद एक ऑथर की असल क्रेडिबिलिटी किससे शो होती है? उसकी साइटेशन से, कि उसका काम कितना पढ़ा और साइट किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद उससे ज्यादा क्रेडिबिलिटी किससे शो होगी? आइटन नंबर से। किसी से साइट नहीं हो रहा, मोर देन 10 टाइम्स कितने आर्टिकल साइट हो रहे हैं ये भी पता लग जाएगा। उससे भी ज्यादा हाई क्वालिटी क्रेडिबिलिटी जो पता लगती है वो एच इंडेक्स से पता लगती है। अच्छा, मैं पर्सनली इसमें बिलीव नहीं करता, क्यों नहीं करता बताता हूं, लेकिन साइंटिफिकली दुनिया जो करती है दुनिया का बताता हूं। एच इंडेक्स क्या होता है अब, कि इसका कोई एक ऐसा नंबर, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 2 साइटेशन है, दो साइटेशन है ना, तो एक ऐसा नंबर लेना है कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उतनी ही नंबर ऑफ साइटेशन है। मतलब सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैविंग सेम साइटेशंस। अब मैं समझाता हूं कैसे। जैसे ये जो हमने मिसाल ली है ना नीचे, इसका एच इंडेक्स है 4। अगर ना समझे स्किप कर देना, बस बात समझ लेना कि क्वालिटी में सबसे हाई एच इंडेक्स होता है। 4 क्यों है इसका एच इंडेक्स? इसके 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसकी मिनिमम 4 साइटेशंस तो हैं ही हैं। समझ आ गई? इसके 4 आर्टिकल्स ऐसे, एक हाईएस्ट नंबर लेना होता है, एच इंडेक्स होता है हाईएस्ट नंबर लेना है कि उतने ही आर्टिकल्स हैं जिनकी उतनी ही साइटेशंस हैं। जैसे अगर हम हाईएस्ट नंबर कहें 5, क्या इसके 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी मिनिमम 5 साइटेशंस है? नहीं। क्या इसके 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं, क्योंकि टोटल 5 थे ना आर्टिकल, तो फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? 5 के बाद 4। क्या इसके 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसकी मिनिमम 4 साइटेशंस है? हाँ, इसके ये 4 आर्टिकल्स हैं जिसकी मिनिमम 4 साइटेशन है, इसलिए एच इंडेक्स 4 आ गया। तो ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल देखे जाते हैं, वो जितने होते हैं उस नंबर से स्टार्ट करके फिर वो एक एक करके नीचे आते हैं कि क्या इतने ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स की इतनी ही मिनिमम साइटेशंस हैं, तो इसके 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसकी मिनिमम 4 साइटेशंस तो हैं ही हैं सब में। तो ये इसलिए इंडेक्स का 4। अगर ना आपने कैलकुलेट नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, मैं क्यों नहीं मानता इसको, मैं बता देता हूँ। और मैं ही नहीं, बहुत लोग इस पे आर्ग्यूमेंट दे चुके हैं। अभी रिसेंटली एक नोबेल प्राइज मिला है और उनका एच इंडेक्स था आई थिंक 20 या 21। और दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनका एच इंडेक्स थाउजेंड्स में भी है, हंड्रेड्स में भी है, लेकिन उनको कभी कोई प्राइज नहीं मिला, क्योंकि उनकी रिसर्च तो बहुत है, छापे पे छापा पड़ा हुआ रिसर्च का, लाइन लगी पड़ी है आर्टिकल्स की। पाकिस्तान में मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, स्टूडेंट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, जो पैसे दे दे के आर्टिकल पब्लिश कराते हैं। 10,000 देगा, 50,000 देगा, 40,000 देगा, हर हफ्ते आर्टिकल पब्लिश हो रहा होता है। 2 लाख दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं, आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, लाइनें लगा रहे हैं, शो ये कर रहे हैं हमारी तो रिसर्च बड़ी लेवल की है, पता लगता है। और ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा 1 साल में 70 आर्टिकल लिख ले? पॉसिबल ही नहीं। वो लोगों से लिखवाते हैं, वो जो लिखते हैं वो भी हराम काम कर रहे हैं, जो लिख रहे कर रहे हैं वो भी हराम काम कर रहे हैं। इस चीज से बच जाओ। हम भी कभी उस चीज की तरफ टिल्ट हो गए थे, फिर हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम एहसास हुआ ये कितनी गलत चीज है, तौबा की और उस चीज से बाहर है। ठीक है, कि किसी को ये मशवरा देना कि लिख लो, थीसिस लिखवा लो, आर्टिकल लिखवा लो, ये बिल्कुल गलत होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, माननी है मानो, नहीं मानी ना मानो, मेरा काम है आपको सीधा रास्ता दिखाना। किसी से अपना आर्टिकल लिखवाना, किसी से थीसिस लिखवाना, ये सारा कुछ गलत होता है। इन चीजों से बात आ जाओ, ना किया करो। अल्लाह की नजर में भी गलत है, एथिकली भी गलत है, लीगैलिटी भी गलत है, इलीगल है ये चीज। ठीक है, इवन अब ये जो पैसे देते कि आर्टिकल में नाम डलवाना, ये भी गलत है। तो प्लीज इस चीज से बात आ रही है, इस चीज को जरा छोड़ दो, ट्राई करो अपना काम खुद किया करो। ठीक है, और एटलीस्ट पैसे देना गलत नहीं है, पैसे दे के इनपुट कुछ नहीं दे रहे आप आर्टिकल प्रोसेस, आप 5 लोगों ने मिलकर आर्टिकल लिखा है, ठीक है, आप लोगों ने मिलकर लिखा है, उसको मिलकर पैसे देके पब्लिश करा लो, वो मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ कहना है कि मुझसे 15,000 ले लो और मेरा आर्टिकल पब्लिश कर दो, ये गलत है। ठीक है, ये चीज गलत है, इस चीज से बचो, क्योंकि आपने कुछ दिया नहीं, आपने सिर्फ पैसे दिए, आप चीज खरीद रहे हो।
और ऐसी चीज जो आपने लिखी भी नहीं है, और खरीद क्या रहे हो, मेरा नाम डाल दो कि मैंने ये काम किया हुआ है, हालांकि वो आपने काम नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हो और धोखा दे रहे हो। तो इस चीज को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये इसलिए नोबेल प्राइज होल्डर्स का इंडेक्स काम है, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी स्टडी कर रहे थे जिसका इंपैक्ट बहुत बड़े लेवल पे था। उन्होंने अपनी जिंदगी के 10-10, 20-20 साल लगा दिया। आपका ये बल्ब इजाद होने में 30 साल लगे थे। अगर वो 30 साल में बल्ब इजाद करने को, लाइट इलेक्ट्रिसिटी इजाद करने को छोड़ देता और वो बैठ के बस लगा रहता कि हाँ बस मैंने जो है ना 70-80 काम करने हैं जाके, तो वो कभी इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट ना कर पाता कि आज पूरी दुनिया आपकी बिजली यूज कर रही है, बल्ब लगे हुए, आप रोशनी में बैठे हो आप लोग। इम्पैक्ट पे दुनिया काम करती है और वही नोबेल प्राइज लेके जाते हैं। उनके कभी एच इंडेक्स चेक करना वो ज्यादा नहीं होते, क्योंकि वो सालों सालों एक बड़े इंपैक्ट पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन इस पे एक डिबेट है, कुछ लोग इससे एग्री करते हैं, कुछ लोग इससे डिसएग्री करते हैं। आप लोग बताओ अभी तक समझ आई है कि नहीं है? बाकी बातें खत्म। अल्लाह के बंदो, मैंने क्या सब्र कर लो, बताऊंगा सब कुछ, सिखाऊंगा टॉपिक सिलेक्शन कैसे करनी है, आर्टिकल कैसे लिखना है। पहला लेक्चर है, 6 दिन पढ़े हैं, 6 दिन पढ़े हैं, 6 दिन पढ़े हैं। सब्र कर लो, सब्र कर लो, सब्र कर लो। 6 दिनों में सब कुछ पढ़ा के भेजूंगा, 6 दिन तक सब्र कर लो अभी, ठीक है जी। इंपैक्ट फैक्टर में 2 साल का डाटा देखते हैं, इसलिए मैंने कहा है कि हर साल इंपैक्ट फैक्टर चेंज होता है, क्योंकि अगले साल पिछले 2 सालों का डाटा देखा जाएगा, फिर उससे अगले साल, फिर उससे पिछले 2 साल का डाटा। 2020 की लिस्ट में 19 और 18 का डाटा था, 2021 की लिस्ट में 20 और 19 का डाटा था। हर साल इंपैक्ट फैक्टर चेंज होता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कुछ जर्नल्स कई दफा इंपैक्ट फैक्टर की लिस्ट से बाहर भी निकल जाते हैं, फिर दोबारा वापस भी आ जाते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ साइटेशंस वगैरह की बेस पे, ठीक है। तो हर साल इंपैक्ट फैक्टर बदलता रहता है, हर साल अपडेट होता है। मैं आपको ये सारी चीजें इंशाल्लाह आगे सिखाऊंगा, फिक्र नहीं करनी, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, रिव्यू आर्टिकल का, रिसर्च आर्टिकल का, वो फिर हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है आपकी हिम्मत नहीं, हिम्मत है तो बताओ, पढ़ लेते हैं आगे। मैं तो पढ़ाने को तैयार हूं, आप लोगों की हिम्मत पे है। जल्दी से बताओ, पढ़ना है कि नहीं, पढ़ना है कि नहीं, पढ़ना है कि नहीं, जल्दी से बताओ। बोर तो नहीं हो रहे, थक तो नहीं गए, तंग तो नहीं आ गया? आज मैंने कोई कहानी शानी भी नहीं सुनाई आपको, सीधी सीधी बात की है। देखो एक छोटी कहानी सुनाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। पिकासो, एक दफा ना आप लोग फ्रेश भी हो जाओगे, पानी शानी जिसने पीना पी ले, ठीक है। हालांकि बोल तो मैं रहा हूँ, गला तो मेरा खुश्क होना चाहिए, ठीक है। एक बंदा जो है, पिकासो आप सबको पता है, फेमस पेंटर, वो खड़ा था। उसको एक बूढ़ी औरत आती है, कहती तुम पिकासो? वो कहता है हाँ मैं पिकासो हूँ अम्मा जी। अम्मा कहती है एक काम करो, मुझे एक पेंटिंग बना दोगे? वो कहता है मैं आपको पेंटिंग बना के दूंगा, ये $5 लाख की बिकेगी। अम्मा हंस पड़ती है, अम्मा कहती है कैसे हो सकता है? पिकासो उसकी वही खड़ा पेंटिंग बनाता है, अपने साइन करता है। अम्मा को कहता है वो दुकान पे जाके बताना पिकासो ने बनाई है, $5 लाख ना मिले तो कहना। अम्मा जाती है, वो $5 लाख की बिक जाती है पेंटिंग। अम्मा हैरान होती है ये इसने कैसे बेच दी। वो ढूंढती है पिकासो को, 2-3 साल लगाती है, एक एग्जीबिशन पे पहुंच जाती है, पिकासो वहां मौजूद होता है। उसको जाके कहती है याद है तुमने मुझे एक पेंटिंग बना के दी थी जो $5 लाख की बिकी थी? पिकासो कहता है जी मुझे याद है कि वो एक पेंटिंग बना के दी थी जो $5 लाख की बिकी थी। वो कहती है मुझे भी वो हुनर सिखा दो पिकासो के, मैं भी पेंटिंग 15 मिनट में बनाऊं और $5 लाख की बिके। तो पिकासो हंस के कहता है अम्मा जी मुझे 15 साल लगे हैं इस स्टेज पे पहुंचने के लिए कि आज मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं एक पेंटिंग पे सिर्फ साइन कर दूं तो वो पेंटिंग $5 लाख की बिकेगी। तो वो जो आपको 15 मिनट नजर आ रहे हैं वो 15 मिनट नहीं है, उसके पीछे छुपी हुई 15 साल की मेहनत मौजूद है। तो ये जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये शायद आपको लग रहा होगा 1 घंटे का काम है, ये 1 घंटे का काम नहीं है। इस पे हमारे महीनों हफ्तों लगे हैं इन इन चीजों को कंपाइल करने के लिए, आपके लिए एक चीज ढूंढ के लाने के लिए, ताकि आपको इजीली ये चीज समझाई जा सके, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेनी, सीखो। ये जो 7 दिन में आपको सिखाया जा रहा है ये पिछले 3-4 साल की मेहनत है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है जो निचोड़ के आपके आगे पेश करेंगे। तो आपके लिए सिर्फ 7 दिन है, ये 4 साल का डाटा आपको 7 दिन में पढ़ाया जाएगा। तो अच्छे रह जाओगे, अच्छे रह जाओगे, अच्छे रह जाओगे, जितना सीख लोगे अच्छे रह जाओगे। टाइम निकाल लो अपने लिए 1.5 साल, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ईशा की नमाज पढ़नी है, जमात का टाइम तो गुजर गया होगा, ठीक है। और ईशा की नमाज का अफजल तरीन वक्त सेकंड, आप हदीस पढ़ लो, उसमें भी लिखा हुआ है, फिर मुझसे लड़ने लग जाएंगे लोग मैं जब भी बताता हूँ तो, ठीक है। तो आप जाके रेफरेंस भी देख सकते हो कि जो ईशा की नमाज का अफजल वक्त कौन सा है, जाके सर्च कर लो। अगर जमात मिस हो गई है तो अफजल वक्त में पढ़ लो, वरना मैंने तो रोका नहीं है, जाके नमाज पढ़ ले, ठीक है। मैंने भी अभी पढ़नी है, जो अफजल तरीन वक्त है वो जाकर सर्च कर लो ईशा का कौन सा होता है, ठीक है। आपको टाइम से अंदाजा हो जाएगा उनसे, इंशाल्लाह उससे पहले पहले आप लोग फ्री भी हो जाओगे, ठीक है। अच्छा चलो हम आगे चलते हैं। मेरी मजबूरी है देखो इस टाइम पढ़ाना, मुझे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक टाइम अलॉट हुआ है, मैंने उस पर आना होता है, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो हम कल से क्लास 8:30 रख सकते हैं, ठीक है। उसका मैं फेसबुक ग्रुप के ऊपर पोल करवा लूंगा एक,
अगर आप लोग कहोगे तो हम 8:30 पे क्लास शिफ्ट कर सकते हैं कल से, लेकिन वो एक पोल करवाऊंगा, फेसबुक ग्रुप भी आप लोग उस बहाने ज्वाइन कर लेना और वहां पे पोल पे आंसर भी कर देना। चलो अभी आगे चलते हैं, छोटी सी चीज बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं उस पर जाता, ठीक है। ये रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद हम खत्म कर देंगे लेक्चर को, बाकी फिर हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, इनके अंदर लिखा क्या जाता है, 2 मिनट का काम है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो रिसर्च आर्टिकल के अंदर सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपका होता है टाइटल, उसके बाद आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम समरी भी बोलते हैं, उसके बाद आपका होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपकी होती है मेथडोलॉजी, उसके बाद आपके होते हैं रिजल्ट्स, उसके बाद आपकी होती है डिस्कशन, और उसके बाद आपका होता है कंक्लूजन, और उसके बाद आपकी रेफरेंस की लिस्ट होती है कि कहां से आपने अगर कोई डाटा किसी और के आर्टिकल से उठाया है तो वो कहां से उठाया है। ये आपका होता है रिसर्च आर्टिकल का पूरा एक स्ट्रक्चर। हम इन सब चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे, फिक्र नहीं करनी, ठीक है। परसों से हमने टाइटल स्टार्ट करना है, शायद कल ही कर दें, तो सब चीज, आज पहला दिन है, मैं ज्यादा आपको वो नहीं करना चाह रहा कि आप लोग बोर हो जाओ पढ़ के, तो हम इंशाल्लाह ये कल से स्टार्ट करेंगे। और रिव्यू आर्टिकल में क्या होता है, हम इसी को कॉपी करते हैं, यहां पर पेस्ट करते हैं रिव्यू आर्टिकल में। रिव्यू आर्टिकल में क्या होता है, टाइटल भी होगा, एब्स्ट्रैक्ट भी होगा, इंट्रोडक्शन भी होगा, लेकिन उसमें मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स और डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि आपने खुद कोई काम नहीं किया। उसमें क्या होता है, उसमें रिव्यू आर्टिकल की बॉडी होती है। बॉडी से क्या मुराद है, जो दूसरे लोगों का काम है, आप उसको इसमें इंटरप्रेट करते हो इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। डिफरेंट हेडिंग और सब हेडिंग में ये भी आपको मैं इंशाल्लाह डिटेल में सिखाऊंगा कैसे होता है, फिर कंक्लूजन होता है, फिर रेफरेंस लिस्ट, ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है रिसर्च का और रिव्यू का। अगर मैं कहूं थीसिस का क्या स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने पहले थीसिस भी हमने पढ़ा, तो अगर हम थीसिस की बात करें तो थीसिस का स्ट्रक्चर सारे का सारा ऐसा ही होता है जैसा आपका रिसर्च आर्टिकल का होता है। फर्क क्या होता है कि इंट्रोडक्शन के साथ एक एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐड होता है, उसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। उसको हम क्या कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू। बेसिकली ये एक तरह का रिव्यू आर्टिकल ही होता है। तो जब आप अपना थीसिस लिखते हो तो थीसिस से आप रिव्यू आर्टिकल भी अपना एक बना सकते हो इस वाले सेक्शन से, और रिसर्च आर्टिकल बना सकते हो ये बाकी इन सेक्शन से, जो बाकी सेक्शन है आपके। तो ऑटोमेटिकली आपका एक थीसिस जो है वो रिसर्च आर्टिकल भी बना देता है और आपका एक रिव्यू आर्टिकल भी उससे निकल आता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप कर देते हो। तो यहां तक आपका लेक्चर था, ठीक है। बाकी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको सारी पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज आपका लेक्चर खत्म है। अब आपका क्वेश्चन आंसर सेशन है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो पूछ सकते हैं। कल से 1.5 घंटे की क्लास हो, मैं आज बता रहा हूं, सिर्फ आज मैंने जल्दी छोड़ा है क्योंकि पहला दिन है। कल से आपके 1.5 घंटे की क्लास होगी, और जिसने नहीं लेनी ना ले, हमें क्या, ठीक है। जो सीखना चाहते हो ले लो भाई, सीधी सी बात है, आपको पता है आपके मुल्क के हालात क्या है। मैं आपसे एक सच्ची बात करूंगा, झूठ में बोलने नहीं लगा, सब्ज बाग आपको दिखाने नहीं लगा, ठीक है। सच्ची सच्ची बात यह है कि आपका मुल्क इस टाइम तबाही के दहाने पे खड़ा है। आप लोग इस बात को मानो या आप लोग इस बात को ना मानो, नहीं मानोगे 6 महीने से 1 साल के अंदर अपनी आंखों से देख लोगे, मान लोगे तो आज अच्छे रह जाओ। तो हमें क्या करना है इस चीज से बचने के लिए, अपने आप को अपस्किल करो, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाओ, अपनी स्किल्स पे काम करो। डिग्रियां हर बंदे के हाथ में होनी है आज से साल बाद, लेकिन आपके कितने सीनियर्स हैं, किन किन जॉब्स पे लगे, कभी सोचा है, कभी देखा है उनको जाके कि आपके सीनियर्स क्या नौकरियां कर रहे हैं आजकल और क्यों कर रहे हैं। जिनके पास स्किल्स थी वो आज कहाँ, जिनके पास स्किल्स नहीं थी वो कहाँ है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, सीख लोगे अच्छे रहोगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। सीख के फायदा क्या है, स्कॉलरशिप से निकल जाओगे बाहर। या आपको ऐसी चीजें सिखाऊंगा, आपको स्कॉलरशिप पे निकलना हलवा हो जाएगा, हलवा। नबिया रिजवान मेरी स्टूडेंट है, जर्मनी बैठी है, कहती मैं वहां गई हूँ सर, यकीन करें मेरी ये उनका मैंने अपलोड भी किया उनका, मुझे मैसेज जो आया था हमारी सक्सेस स्टोरीज के अंदर। कहती जर्मनी में लोगों को पता ही नहीं था, आधे लोगों के साइंटिफिक राइटिंग के बारे में, मुझसे टीचर ने सवाल किए, मुझे सब कुछ आता था, और वो इतना खुश हुए कि पाकिस्तान में ये चीजें बताई गई हैं, ठीक है। मतलब पाकिस्तान से तो हमें बहुत बैकवर्ड समझा जाता है, और कहते हैं वो खुश और वो हैरान थे सारे सब बच्चों को वो जर्मनी में पढ़ा रही है आज। और वो जर्मनी में अपने जर्मन स्टूडेंट को साइंटिफिक राइटिंग पढ़ा रही है जो उसने यहां से सीख के गई। तो सीखो, जहां से मर्जी सीखो, बट सीखो, वरना 6 महीने साल बाद सर पकड़ के बैठे होगे और समझ नहीं आ रही होगी क्या करना है। अभी वक्त है, सीख लो, अपने आप को अपस्किल कर लो, अपने आप को संभाल लो,
इस लेवल पे ले आओ कि अगर आप बेशक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपको मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक अब्दुल्ला नाम का स्टूडेंट है, ठीक है, वो फ्री बैच में आई थिंक एक में आए थे, वो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने अपने अभी तक 2-3 आर्टिकल्स लिख डाले। तो कहने का मतलब जितने आप लोग सीख जाओगे ना, अच्छे रहोगे, ठीक है। फाइनेंशियली भी चीजें हेल्प करती हैं, इसमें एक पार्ट होता है इसमें फॉर्मेटिंग, प्रूफ रीडिंग, रेफरेंस मैनेजमेंट, डाटा एनालिसिस, ये सारे आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। मेरे स्टूडेंट 1.5 लाख रुपया कमाया हुआ है एक प्रोजेक्ट से, सिर्फ डाटा एनालिसिस लगा लगा के, ठीक है। 20-20 हजार का नॉर्मल प्रोजेक्ट सेल होता है डाटा एनालिसिस का एक, ठीक है। वो इंशाल्लाह इसके रमजान के फौरन बाद हम कोर्सेज ला रहा हूं मैं, डाटा एनालिसिस एसपीएसएस पे भी, आर पे भी, पाइथन पे भी, सब आपको डिटेल में सिखाएंगे, ठीक है। मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट्स मैंने कुछ प्रोफेसर्स भी ऑन बोर्ड कर लिए हैं उसके लिए, ठीक है। सो डोंट वरी, हर चीज आपको यहाँ करवाई जाएगी। बात सिर्फ ये है कि कर लोगे, सीख लोगे तो अच्छे रह जाओगे, ठीक है। नहीं तो मीनू की, मैं भी किस दिन यूरोप बैठा होऊंगा, ठीक है, और मैं कह दूंगा देखा मैं कहता था ना सीख लो। तो दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो कि अल्लाह हमें भी इतनी हिम्मत दे कि हम आप सबको आगे लेके जाएं। हमारे मेन टीम के मेंबर्स में से 2 मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप पे यूरोप है, बाकी 2 मेंबर तैयारी पकड़ रहे हैं, ठीक है। किसी दिन हम लोग ने निकल जाना है इंशाल्लाह, लेकिन क्या हम आपको छोड़ देंगे? नहीं, हम तब भी आपके साथ रहेंगे, हम आप सबको भी निकाल के लेके जाएंगे। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, इसलिए कि वहां से सीख कर आएंगे और फिर अपनी यूथ पे इन्वेस्ट करेंगे, उस लेवल की चीजें सिखाएंगे जो वहां पे सिखाई जा रही है, उस लेवल की रिसर्च कराएंगे जो वहां करवाई जा रही है, और फिर यहाँ आके एफर्ट पुट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप स्कॉलरशिप नेटवर्क का ग्रुप ज्वाइन करो, वकार बेग भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जुनेद एक मेरा हम नाम है, जुनेद भाई नाम है उनका, पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करो, सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो और अच्छे रह जाओ, ठीक है। हाँ एक बात है, एक ऑफर आपको करवाता चलूं, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स इस कोर्स में अच्छा रहा अगर आपका रिस्पॉन्स, तो मैं आपको एसपीएसएस का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा। और बताओ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो एसपीएसएस का कोर्स डाटा एनालिसिस लगाने का, जिससे लोग हजारों रुपया कमा रहे हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा। लेकिन शर्त यही है कि मुझे इस कोर्स में आपका रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए, ठीक है जी। क्लास ओवर हो चुकी है, जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, ठीक है। जो क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, आई एम देयर फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। बाकी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कैसे करना है, डोंट वरी, प्रॉपर आप लोगों को गाइड किया जाएगा, ठीक है। जो मैंने ग्रुप बताया उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, वरना हम भी एक ग्रुप बना रहे हैं बहुत जल्दी इस हवाले से, जिसपे आपको जो बताया जाएगा, ठीक है, जिसपे आपको सिखाया जाएगा। जो कोर्सेज का आपको बता रहा हूँ इनका भी बता दिया जाएगा, एनजीएस के ऊपर भी लेक्चर्स हैं, डोंट वरी। आपके लिए एक पूरा प्लान तैयार हो रहा है, ठीक है। पूरा प्लान मैं तैयार करवा रहा हूँ, पूरी टीम है पीछे, टीचर्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व, बहुत सारे मेंटोर्स हैं हमारे साथ। आने वाले दिनों में आप देखोगे भी, रमजान के बाद द साइंटिफिक वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान विल चेंज इंशाल्लाह। रमजान के बाद बहुत कुछ होने वाला है। आपको जो मार्च से यानी हमारे से एफिलिएटेड रहेंगे, मल्टीओमिक से एफिलिएटेड रहेंगे, या ये तो एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को, मुझे लिंक मैं कई दफा भेजता हूँ, इन लोगों को लिंक नहीं मिलता, तो इसको सब्सक्राइब करके खुद ही नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जैसे यूट्यूबर्स कहते होते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि वीडियो आ गई है। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, वो बहुत कुछ प्लान कर रही है। मैम अगना है, सर तैयब है, सर मोहसिन है, मैम नबीया, हम सब कुछ प्लान कर रहे हैं। तो प्लीज इफ यू विल स्टिक विद अस, यू विल सी द रिजल्ट्स। अगर आप रहोगे तो इंशाल्लाह आप रिजल्ट्स देखोगे, ठीक है। और हम बातें नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, हम रिजल्ट्स दिखाते हैं आपको। उसकी मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। लोग करते हैं सिर्फ बातें और समझते हैं कि शायद बातें करने सब, तनकीद हर कोई कर लेता है ना, तनकीद हर कोई कर लेता है, बात होती है कुछ करके दिखाने की। मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट में सिर्फ वो उन्होंने दे दिया था, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से था, मैं इसलिए नहीं दिया कि आप लोग हो गए यार अपनी तारीफें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तारीफों की बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूनाइटेड नेशन ने अप्रिशिएट किया और मेरी पूरी टीम को, हमें तारीफों की जरूरत नहीं है। आपके 19 मार्च जो आने वाला है, उस दिन हमें कायदा गोल्ड मेडल अवार्ड मिलने वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीफों की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अप्रिशिएट किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह तारीफों की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशन दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहां अप्रिशिएट किया, तारीफों की जरूरत नहीं है। ये सीएमएच के अंदर एक सेशन हुआ था, देखो वहां मैं गया हूँ, यहाँ सारे फैकल्टी मेंबर्स को पढ़ाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बूस्ट करने की तारीफों की जरूरत नहीं, आप लोगों को बता रहे होते हैं कि अल्लाह के बंदे कर लो, अच्छे रहो। दिस इज नॉट समथिंग जो रैंडम है। ये हमारा मल्टीवर्स एकेडमी का पेज है, जाकर फॉलो कर सकते हो। देखो लाइन लगी पड़ी है, या आप ही की तरह के स्टूडेंट्स थे जो कोर्सेज में आते थे, ये देखो आज सक्सेस स्टोरीज के तौर पे प्रेजेंट है सारे ये लोग, ठीक है। ये देखो जो मैं बता रहा था डाटा एनालिसिस से 500 यूरो लगा लो, 500 यूरो कितने बनते हैं, ठीक है। उन्होंने ये एक डाटा एनालिसिस लगा के दिया। ये देखो एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हो रहे हैं, आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। राबिया ताहिर हमारे स्टूडेंट है, 10 इंपैक्ट फैक्टर में इनका आर्टिकल पब्लिश है, चाइना में इस टाइम स्कॉलरशिप पे है, ठीक है। ये आपके सामने लाइन लगी हुई है आर्टिकल्स की। ये एक नूरुल्लाह खान, उनकी जॉब लगी है, उन्होंने हमारे चैट जीपीटी पे लेक्चर भी दिया था। वो कह रहे हैं मुझे सबसे, मेरी जॉब में सबसे बड़ा पॉइंट था मेरा लेक्चरशिप में कि मैंने आर्टिकल लिखा हुआ था, उन्होंने ये लिख के भेजा।
ठीक है, ये आपके सामने सक्सेस स्टोरीज मौजूद है। ठीक है, उन्होंने जो भी आप जाके इसको पढ़ सकते हो, रिव्यूज मौजूद है, पढ़ सकते हो, सिर्फ इसलिए कि इंस्पिरेशन हासिल करो। ये आप ही की तरह के लोग थे, मुझे कहते थे सर एक दिन हम अपनी सक्सेस स्टोरी बन के आएंगे, और वो आए। ठीक है, मेरी स्टूडेंट है नहीम यार खान से, ईशा नाम है उनका आर्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह 4 और 7 इम्पैक्ट फैक्टर में भी एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, शी वाज लाइक सर मैं इतनी मेहनत करूंगी, एक दिन सक्सेस स्टोरी बन के आऊंगी, ये उन्होंने मुझे अगस्त में कहा था। ठीक है, और उनका 1 माह पहले मैसेज आया कि सर देखा मैंने आपसे 4 महीने बात नहीं की, मैंने ये सोचा था मैं उस दिन बात करूंगी जिस दिन मेरा सक्सेस स्टोरी बन के आई। तो इंशाल्लाह आप भी एक दिन सक्सेस स्टोरी होगी। मैं आपको देखना चाहता हूँ। अब मैं आपके आ रहा हूँ क्वेश्चंस पे, पूछो क्या क्वेश्चन है आप। कैन इंजीनियर टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स? देखो आप जिस मर्जी फील्ड के हो यार, फ्री कोर्स हो रहा है, ले लो, कुछ तो सीखने को मिलेगा। ये चीजें इंजीनियरिंग वालों के लिए भी वैसे ही है। इंपैक्ट फैक्टर क्या होता है, साइटेशन क्या होता है, जर्नल फाइंड करना भी वही चीज है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है वो भी सारे इंजीनियरिंग वालों ने वैसे ही लिखना है। हर फील्ड में घूम फिर के यही चीजें हैं। फर्क ये हो सकता है किसी में 100% यही हो, किसी में 90 हो, किसी में 80 हो, किसी में 70, किसी में 60 हो। जितना है उतना तो ले लो, उतना तो समझ आ जाएगा, उतना तो सीख जाओ। ठीक है, तो फिक्र नहीं करनी। जर्मनी की स्कॉलरशिप चाहिए, देखें स्कॉलरशिप में बहुत जल्द सेशंस भी करवाएंगे, डिटेल सेशंस भी होंगे आपके। ठीक है, वेबिनार्स होने वाले हैं बहुत जल्द। रमजान का सिर्फ एक थोड़ा सा गैप है, रमजान के बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे साइंस और रिसर्च के ऊपर। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इनसे रिलेटेड जो भी चीज होगी ना आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, करवाई जाएगी, हेल्प की जाएगी, सपोर्ट की जाएगी, फैमिली की तरह रखा जाएगा। ठीक है, वी आर लाइक अ फैमिली, सो फिक्र नहीं करनी आप लोगों ने। बिगिनर को एक आर्टिकल में कितना टाइम लगता है, डिपेंड करता है। बिगिनर, जैसे मैंने ईशा की एग्जांपल दी, उसने आर्टिकल 2 लिखे हैं 4 महीने में और 2 हैवी किस्म के लिख डाले। तो ये डिपेंड करता है ना कि आप कितना एफर्ट डालते हो। मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं जो 1-1 साल से मेरी इंटर्नशिप एक्चुअली हमारी पेड होती है, उसमें हम प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को लिखवाते हैं, उनसे इवैल्यूएट करवाते हैं, और फिर स्टूडेंट्स उनको अपने टीचर्स के थ्रू, सुपरवाइजर्स के थ्रू या खुद से पब्लिश करवाते हैं आर्टिकल्स। जैसे मैंने ईशा की एग्जांपल दी, तो क्या ये जो एक मैंने आपको पहले 7 और 4 इम्पैक्ट फैक्टर दिखाए थे, वो भी एक इंटर्नशिप के स्टूडेंट थे, उन्होंने लिखा भी हुआ था। ठीक है, तो इंटर्नशिप हमारी वैसे होती है। तो वो भी वहां पे कुछ लोग आते हैं वो साल कोई काम ही नहीं करते, कुछ आते हैं जो महीने में आर्टिकल लिख देते हैं। तो वो आपकी अपने ऊपर होता है। इंक्रीज नंबर ऑफ पब्लिकेशन, सेकंड मेथड टू इंक्रीज, सेकंड मेथड से मतलब मुझे समझ नहीं आई बात आप। मल्टीओमिक्स क्या, मल्टीओमिक्स एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है अंडर SCCP एंड FBR, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे हमने इसको रजिस्टर करवाया हुआ है। ये एक सोसाइटी है बेसिकली, स्टूडेंट बेस्ड। मार्स उसी का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, मल्टीओमिक्स एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड साइंस। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन कर रहे होते हैं, लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल बताई जाएंगी। ये एक प्रोजेक्ट है जो साइंस और रिसर्च पे वर्क कर रहा है, एक हमारा प्रोजेक्ट है जो वेलफेयर पे वर्क करता है, कम्युनिटी वर्क पे वर्क करता है, एक हमारा प्रोजेक्ट है जो बिजनेस ड्रीमर्स कहलाता है, जिसमें आपको हाई इनकम स्किल्स सिखाई जाती हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, कॉपी राइटिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, SEO हो गई। वो इस तरह के कोर्सेज, उनका भी फ्री बैच चल रहा है। आपके इस कोर्स के बाद कॉपी राइटिंग का एक फ्री बैच आएगा, 5 दिन का फुल फ्लैज कोर्स, और एक 5 दिन का वीडियो एडिटिंग का फुल फ्लैज कोर्स। आपको उसकी डिटेल दे दूंगा मैं लास्ट लेक्चर में, घबराना नहीं, पहले जो सीख रहे हैं वो सीख लो। थीसिस को आर्टिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं सिखाऊंगा आगे जाके, डोंट वरी। इंस्टा आईडी बता दें, ये देख लें जी, ये इंस्टा आईडी है आपकी मल्टीओमिक्स एकेडमी। ठीक है, मल्टीओमिक्स का अपना भी एक पेज है, वो वी मल्टीओमिक्स के नाम से है, लेकिन जो ये रिसर्च वाला, जो रिसर्च ओरिएंटेड वाली चीजें हैं, ये यहाँ पे आपको मिलेंगी मल्टीओमिक्स एकेडमी के नाम पे। ठीक है, तो मल्टीओमिक्स एकेडमी इसका यूजर नेम है। बाकी आप यहाँ फॉलोइंग में चले जाओगे तो यहाँ मेरी भी आपको आईडी मिल जाएगी, अगर आप करना चाहो बिस्मिल्लाह कर लेना। हमारे बाकी मेंबर्स भी हैं जो मेन मेंबर्स, उन सबकी आईडी मौजूद है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। बाकी ये है कि हाँ और कोई क्वेश्चन, 8:30 वो क्लास की वोटिंग में करवा लूंगा। सर्टिफिकेट और रिकॉर्डिंग का बता देता हूँ जी। सर्टिफिकेट जो है वो मैंने अभी पूछा है मैसेज, रुको देखना मुझे रिप्लाई आया कि नहीं आया, एक सेकंड। हाँ, सर्टिफिकेट की फीस है 500 रुपीज और आपकी रिकॉर्डिंग की फीस है 2000 रुपीज। ठीक है, तो टोटल 2500। अगर आप दोनों लेना चाहते हैं 2500, सिर्फ सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे 500, सिर्फ रिकॉर्डिंग लेना चाहेंगे 2000। ये जो क्लासेस आपकी हो रही हैं, ये सिर्फ आज की क्लास आपकी लाइव रहेगी, ऑनलाइन रहेगी, ताकि मैं चाहता हूँ बाकी सब देख लें। कल से सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास होगी, और वो जैसी क्लास एंड होगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी आपके यूट्यूब से। ठीक है, तो जिसको वो चाहिए हो वो कॉन्टेक्ट कर लें, वो रिकॉर्डिंग बाय कर लें। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है। तो वो फिर मुझे बार बार आके नहीं कहना सर इतनी देर रखते उतनी रखते, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं यहाँ टीचर हूँ, आगे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, टीम के हाथ में, टीम डिलीट कर देती है। ठीक है, बिकॉज वो उसको रन कर रहे हैं, उन्होंने इसको चलाना है, जो भी है। ठीक है, समझ गए हो। MPS के स्टूडेंट कैसे रिसर्च करें, आमना क्यों रिसर्च नहीं कर सकते, मेटा एनालिसिस लिख सकते हो, आपको बताऊंगा मेटा एनालिसिस क्या है। वो एक रिसर्च आर्टिकल के तौर पर पब्लिश होता है, मेटा एनालिसिस बहुत सारे MPS के लोग आजकल लिख रहे हैं। ठीक है, फिक्र नहीं करनी, आप लोगों को सब कुछ सिखाऊंगा आगे जाके। स्टैंडर्ड फंडामेंटल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सिनॉप्सिस का शकील मैंने पूरा लेक्चर देना है आपको, डोंट वरी, इसलिए मैंने अभी नहीं बताया।
रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर एक ही चीज है। हाउ राइट अ मैन्युस्क्रिप्ट, घंटों का कोई हिसाब नहीं, हर बंदे की अपनी स्पीड पे होता है। मैं किस दौर में महीने में एक लिखता था, मैं एक दिन में एक लिख लेता हूँ। विल वी गेट नोट एंड नोट सॉफ्टवेयर, यस आई विल प्रोवाइड। सर बिगिनर्स को एक आर्टिकल लिखने में बता चुका हूँ सर, ये तो वही बात होगी, एक बंदे को खाना खाने में कितना टाइम लगता है, हर बंदे को अपना टाइम होता है। दिस विल कवर बट फॉर्म्स ऑफ रिसर्चेस, केस रिपोर्ट, क्रॉस सेक्शनल इंटर, ये देखें ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाना है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, इंटरनेशनल क्या होती है, ये आपको एक ओवरव्यू देगा। ये जो कोर्स है ये आपको सब बताएगा। इन सब के अंदर आपने वो लिखना यही होता है, इंट्रोडक्शन लिखना है, मेथोडोलॉजी लिखनी है, ये सब कुछ इनके अंदर लिखना होता है। मेटा एनालिसिस एक बहुत डिफरेंट चीज है, उसका एक अलग कोर्स होगा इंशाल्लाह रमजान के बाद। रमजान के बाद आपके 3 कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। एक मेटा एनालिसिस का लॉन्च होगा, जिसमें मेटा एनालिसिस ना सिर्फ पढ़ाया जाएगा बल्कि लिखवाया जाएगा, खासतौर पर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, और फिर हम उसको आगे पब्लिकेशन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड आपका जो एक स्टार्ट होगा वो होगी साइंटिफिक राइटिंग इंटर्नशिप, जो हमारा मेगा इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है 3 महीने का। ठीक है, उसमें कोई भी आता है, उसमें हम रिव्यू आर्टिकल भी लिखवाते हैं और बहुत डिटेल किस्म की पढ़ाई होती है। लाइक आप समझ लो कि बहुत एक्सटेंसिव किस्म के लेक्चर्स होते हैं और प्रैक्टिकल बेस्ड, वर्कशॉप बेस्ड, हम खुद लिख लिख के दिखा रहे होते हैं और स्टूडेंट लिख लिख के कर रहे होते हैं, सारा कुछ उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। या कोर्स ले लोगे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा खुद ही। ठीक है, उसके अलावा तीसरी चीज है डाटा एनालिसिस, कि जो आप रिजल्ट्स के सेक्शन में एनालिसिस करते हो, लोगों को 30-30, 40-40 हजार देकर करवाने से अच्छा खुद सीख लो वो एनालिसिस। फिर सारी जिंदगी लोगों को कर करके भी 2 पैसे भी कमाओ, एथिकल लर्निंग है, पैसे भी उससे कमाओ, सारा कुछ करो और अपने सीख भी जाओ। स्किल की स्किल, और दुनिया की टॉप स्किल्स में डाटा एनालिसिस आती है, जाके ऑनलाइन सर्च कर लो। ठीक है, और खासतौर पर जो मेन सॉफ्टवेयर है आर, पाइथन और SPSS, तीनों पे सिखाया जाएगा। हाँ, SPSS का कोर्स मैं 5000 का कराता हूँ, मैं आपको फ्री करवा दूंगा अगर आपका मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नजर आया इस कोर्स के अंदर। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सब हेडिंग डालते नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा इंट्रोडक्शन लिखना, मैं वो क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं जो आप लोग बोल रहे हैं। जी मल्टीओमिक्स का आप सब पार्ट मान सकते हो। इसके एंड पे आपको बताऊंगा हाउ कैन यू बी अ पार्ट ऑफ मल्टीओमिक्स। ठीक है, इंशाल्लाह कोर्स के एंड पे बताऊंगा सारी चीजें। अभी आपको बताऊंगा ना, आप लोग कहोगे कोर्स कराएं कोर्स कराएं कोर्स कराएं, 8:30 टाइम करवा दें जी, बिल्कुल उसकी हम वोटिंग करवा लेंगे। क्लास प्रोवाइड के अंदर करेंगे तो ईमेल नहीं जाती राइटर को। ठीक है सर, इंटर्नशिप की सीट ऑनलाइन होती है जी, इंटर्नशिप टोटली ऑनलाइन होती है, पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे साथ शामिल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, डॉक्टर से लेके, स्टूडेंट से लेके, प्रोफेसर से लेके, बहुत सारे, हमारी पूरी एक हायरार्की जिसमें लोग हमारे साथ शामिल होते हैं। रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करने की भी फीस होती है जी, होती है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि आप फ्री में पब्लिकेशन करोगे, टेंशन नहीं लेनी। 19 साइटेशन मीन 19 टाइम रीड किया लोगों ने, रीड नहीं किया उसको, अगर रेफरेंस दे के अपना आर्टिकल पब्लिश भी करवाया। सर विल बी स्टडी नहीं, अल्लाह के बंदे, शिफा अल्लाह की बंदी, एनजीएस बिल्कुल डिफरेंट चीज है, वो इसमें नहीं होगी। साइंटिफिक राइटिंग का पार्ट नहीं, एनजीएस एक सीक्वेंसिंग की चीज है, वो बिल्कुल सेपरेट है, वो इंशाल्लाह करवाएंगे। रमजान के बाद आएंगे बहुत सारे कोर्सेज। ठीक है, ये सिर्फ साइंटिफिक राइटिंग है कि राइट अप कैसे करना है अपने आर्टिकल्स का, चाहे वो कोई भी आर्टिकल। रिसर्च गेट पे पब्लिश कर, रिसर्च गेट एक ना आपकी समझ लो वेबसाइट है जहां पर आप अपने आर्टिकल्स पब्लिश होते कहीं और है, रिसर्च गेट पे शो कर सकते हो, जैसे गूगल स्कॉलर पे शो कर सकते हो। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, कल हमने स्टार्ट ही गूगल स्कॉलर और रिसर्च गेट से करना है, तो फिक्र ना करो। ठीक है, मैं आपको कल दिखाऊंगा, फेसबुक ग्रुप में भेज दूंगा। बताएं बिगिनर्स को एक आर्टिकल लिखने में कितना टाइम लगता है, बता चुका हूँ। फील लकी टू ज्वाइन, थैंक यू सो मच रायबा। देखो वही बात है, अगर सीख लोगे कर लोगे आपका फायदा, नहीं तो मुझे क्या। ठीक है, नया बैच आ जाएगा, नए स्टूडेंट आ जाएंगे, नहीं मुझे फर्क पड़ता है, मुझे आप सबसे फर्क पड़ता है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग सीखो, आप लोग समझो, अपने आप को बेहतर बनाओ, एक्सेल करो। ये मौका आपको नहीं मिलने वाला बार बार, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। कोई नहीं खपेगा आपके साथ इतना, कोई नहीं आपको ऐसे पढ़ाएगा, कोई आपके एक एक क्वेरी को नहीं लेगा। लोग आते हैं, लेक्चर देते हैं, टाटा बाय बाय, क्योंकि उनको आपसे फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सक्सेस बताऊं क्या होता है, कि उनके पास कितना पैसा आ रहा है, और वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, वो अपना टाइम लगा रहे हैं, अपनी एफर्ट लगा रहे हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा। अगर कोई चाहे 15,000 ले रहा है, चाहे 15 लाख ले रहा है कोर्स के, वो उसके टाइम की वैल्यू है, एफर्ट है, वो उसकी मर्जी है, वो बिल्कुल हक पे है। ठीक है, अगर कोई आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको ये नहीं कह सकते चूरन बेच रहा है, मंजर बेच रहा है। भाई वो अपना टाइम लगा रहा है, अपनी वैल्यू दे रहा है आपको, जो उसने सीखा है। ठीक है, अगर वो वाकई दे रहा है, हाँ, अगर आप झूठ बोल रहा है, वादा कुछ और किया, दे ही नहीं रहा आपको वो, तो फिर वो फिर मंजन सेलर है। ठीक है, लेकिन वो उनकी मर्जी है। बट लोग नहीं खपते, लोग आपसे एक मिनट। मेरा आज पहले बैच का भी अगर कोई स्टूडेंट था ना, तो वो आज भी मुझसे इन टच है। मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट और मल्टीमिक्स में डायरेक्टर्स भी हैं। मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स, वो मैं नबीहा रिजवान जिसकी बात कर रहा हूँ, मेरी फर्स्ट बैच की स्टूडेंट थी। ठीक है, फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स आज भी मैसेज करते हैं, तो मैं उनके लिए अवेलेबल होता हूँ। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली, कोई नहीं इतना खपता, क्योंकि उनको गर्ज होती है, उनकी सक्सेस स्टोरी होती है नंबर्स, पैसा, ये वो। मेरी सक्सेस स्टोरी हो आप लोग, मेरी सक्सेस स्टोरी है मेरे स्टूडेंट्स। आपकी मुझे इतनी खुशी होती है, मेरा कोई 10 इंपैक्ट फैक्टर में आर्टिकल नहीं पब्लिश, लेकिन जब मेरा कोई स्टूडेंट मैसेज करता है ना कि सर 10 में आर्टिकल, मेरे 3-4 स्टूडेंट्स का हुआ है, इतनी खुशी होती है कि आप सोच नहीं सकते, लिटरली आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी से जो है ना वो जुड़ी हुई है, मेरी सक्सेस आपसे जुड़ी हुई है, और मुझे बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस यही कि आप लोग सीखो 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 और एक दिन बहुत कामयाब।
बस, कि 10 साल बाद 20 साल बाद कहीं हूं और मुझे देखो तो देख के कहोगे यार हाँ इस बंदे से कुछ अच्छा सीखा था, बस ये चीज सुनने को चाहिए। ठीक है, बाकी जो क्रिटिसाइज करते हैं करते रहे, आपको भी करेंगे मुझे भी करेंगे, नफरतें फैलाते फैलाते ना, वी डोंट केयर। हमारा मेन काम क्या है कि हमने अपनी एफर्ट लगानी। ठीक है, मुझे बड़ी एक प्यारी बात की थी, कभी मुझ पे भी लोग आए थे ना क्रिटिसिज्म करने आए थे, तो फिर मुझे हंसी भी आती है, कई दफा दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है कि यार इतना काम करने के बाद लोग क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे एक मेरी स्टूडेंट है, पता नहीं इस टाइम क्लास में बैठी है कि नहीं, उनका नाम तो इन लोगों को समझ जाएंगी, उन्होंने बड़ी एक प्यारी बात बोली मुझे कि आपकी औकात ही क्या है। लोग तो एथीस्ट जो है वो तो अल्लाह को भी नहीं मानते, जिसने सब कुछ बनाया, जिसके लिए ये कायनात बनाई गई है सल्लम, लोग तो उनको भी नाउजुबिल्लाह नहीं मानते, उनके अगेंस्ट भी बोलते हैं। तो आपकी क्या औकात है अगर आपके अगेंस्ट बोलते हैं? आपको तो कोई परवाह नहीं होनी चाहिए कि यार हम तो उनकी जूती के बराबर भी नहीं है। तो अगर हम पे क्रिटिसाइज कर रहा है, भाड़ में जाए, जो कर रहा है क्रिटिसाइज वो उसकी मर्जी। ठीक है, इसलिए आप पे भी क्रिटिसाइज कर रहा है तो भाड़ में जाए, उसको कोई शट अप, जाओ टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है आपकी जर्नी क्या है, आपको पता है आपने क्या दुख देखे हैं, आपको पता है आपके दिल में क्या, आपको पता है आप कितनी एफर्ट लगा रहे हैं, आपको पता है कि आपका क्या अल्लाह से ताल्लुक है। तो किसी को कुछ नहीं पता, आपकी जर्नी आपने जी है, किसी और ने नहीं जी। ठीक है, सो आपकी वैलिडिटी सिर्फ आप कर सकते हो। मेडिकल एंड डेंटल ओरिएंटेड आगे मिलेंगी, मेडिकल एग्जांपल टेंशन ना लिया करो। ठीक है, सक्सेस स्टोरीज मेडिकल के बच्चों की बहुत लाइन पड़ी हुई है, जाके देख लो आप लोग। ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप भी करें, और स्कॉलरशिप हर जगह की बताएंगे जब बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया के वीजे नहीं लगते। इफ वी साइट समवन डाटा, साइट के स्पेलिंग ठीक करें, CIT। इन प्रेजेंटेशन ये मैं बता चुका हूँ, जो आप ये सेम क्वेश्चन फिर आ गए। कोर्सेज रीजनेबल प्राइसेस, जी कोर्सेज रीजनेबल प्राइस के ही होंगे। मार्केट में जो आपको चीज मिल रही होती है ना, उससे हम 5 गुना या 4 गुना कम प्राइसिंग ही रखते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इतनी प्राइसिंग जरूर होती है। अच्छा, हमारी प्राइस का सिस्टम ये होता है, हम इतनी रखते हैं कि जिससे वो बच्चा वो फीस अर्न कर ले। जैसे मेरे SPSS कोर्स की फीस है 5,000, लेकिन वो ऐसी है कि जो बच्चा काम करता है ना, वो एक हफ्ते में अर्न कर लेता है 5,000। ठीक है, ये मैक्सिमम 1 महीने में कर लेता है। मेरे पिछले बैच के 3-4 स्टूडेंट्स ने अभी तक 5-5 हजार रुपये कमा भी लिया, और पता नहीं सारी जिंदगी कितना कितना कमाएंगे। ठीक है, तो इतनी ये मेरा एक हमारा प्रोसीजर होता है रखने का। ठीक है, जो भी हम रखते हैं। हमने इंटर्नशिप रखी, इंटर्नशिप के एक स्टूडेंट ने डायग्राम्स बना बना के सिर्फ, ठीक है, उसने 15,000 रुपये कमा लिया। तो कहने का मतलब है कि इतनी होती, लेकिन वो फिर आप पे मैटर करता है कि आप उतनी एफर्ट पुट भी करते हो कि नहीं करते। ठीक है, ओके। विदाउट पेइंग एनीथिंग पब्लिश कर सकते हैं, फ्री के जर्नल्स होते हैं बहुत सारे। CV राइटिंग पे इंशाल्लाह होगा सेशन, आपका फिक्र ना करें। इमेच्योर रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं, चले देख लेंगे उन पे, क्लास के बाद सोचते हैं कुछ उनका भी। रिसर्च आर्टिकल इसी पर एक ही चीज है जी। कंटेंट राइटिंग साइंटिफिक राइटिंग में कितना बहुत डिफरेंस है। कंटेंट राइटिंग तो रैंडम किसी भी टॉपिक पे लिखना, साइंटिफिक राइटिंग स्पेसिफिकली जो रिसर्च रिव्यू बताया वो, और उनके जर्नल्स होते हैं। कंटेंट राइटिंग तो अखबार में भी डलवा सकते हो, जैसे मेरे खुद के कई कॉलम्स जाते रहे, कहीं भी डलवा सकते हो आप। वेबसाइट्स के लिए कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, सर फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए आर्टिकल कहाँ दिया जाता है? वो आपसे मांगते हैं कि आपकी पब्लिकेशंस कौन सी हैं, बताएं किन जर्नल्स में है वो बताएं। अवेलेबल आजकल एक्सेस जी बिल्कुल होगा जी। अनिका देखें, आपको बता रही हूँ 8th बैच से 20वां बैच चल रहा है। अनिका आज भी मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट में है, तो हर बंदा आप लोग इन कॉन्टैक्ट हो गए, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। बस बात यह है कि आपको वैल्यू हो चीज की। मैन्युस्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है? एक ही बात है जी। अभी तक मैक्सिमम इम्पैक्ट फैक्टर कितना है? मैक्सिमम आई थिंक ये कोई 200 समथिंग करके है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थीसिस को पब्लिश करवाया जा सकता है, थीसिस को रिसर्च आर्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। थैंक यू कामरान। पाकिस्तानी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर वैसे तो नहीं पता ना, वो सर्च करना पड़ेगा, लिस्ट दूंगा, सर्च कर लेना पाकिस्तान लिख के। असाइनमेंट दे दें, आज कोई असाइनमेंट नहीं, आज सिर्फ आपने वो रिट्रैक्शन वाला चेक करना है जाके, कहानियां पढ़ना मजा आएगा। सनॉप्सिस जरा डिफाइन कर दें, उमैरुल्लाह बताया तो एक रेसिपी होती है कि आप आगे जाकर रिसर्च कैसे करोगे। चैट जीपीटी पे हमारा एक लेक्चर हो चुका है, इसी चैनल पे जाओ, मैंने बताया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी चैनल पे जाओ और जाके इससे एक पहले जो वीडियो आई है ना वो देख लो। चैट जीपीटी में बहुत डिटेल में एक मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं नूरुल्ला खान, जिनका मैं बता रहा था, लेक्चरर है रिफा यूनिवर्सिटी में बेसिकली। तो उन्होंने वो लेक्चर पढ़ाया पूरा 1 घंटे का, जाकर देख लो। सोशल मीडिया हैंडल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूं? चलो ठीक है, मैं दे दूंगा। मैंने एक लिंक भेजा था, मैं दोबारा से भेज दूंगा। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग ऐसा करना, फेसबुक ग्रुप में डाल देना। ठीक है, वहां मैं रिप्लाई कर दूंगा सबको, और आप लोग एक दूसरे की भी हेल्प कर सकते हो कि किसी को आंसर आता है तो उसका बता दे, मैं देख लूंगा। ठीक है, नहीं तो अगर किसी का आंसर ना मिल रहा हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बट ये बात देखनी है कि अगर एक बंदा मुझे मैसेज कर रहा है तो एक बंदे को 5 मिनट तो लगते हैं जवाब देने में, और 500 बंदे अगर मैसेज कर रहे हैं तो 2500 मिनट लगते हैं, और उसमें पूरा एक दिन लगता है। तो थोड़ा सा वेट भी कर लेना, ये नहीं कि मिस कॉल मारने लग जाना कि सर जी रिप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो सर जी हैं कोई आपके जो है ना फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड नहीं बैठा हो, बेस्ट फ्रेंड वेला बैठा हो, तो सर जी को थोड़ा सा टाइम भी दे देना है। ठीक है, सर जी आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है,
चले यहाँ तक हो गया, बाकी क्वेश्चन पूछ लेना, आई थिंक सेशन एंड करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं होगा। सर्टिफिकेट और रिकॉर्डिंग अल्लाह के बंदो ले लेना, अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है, जो चीज सीखने आए वो सीख लो। सर्टिफिकेट को क्या करोगे, सर्टिफिकेट का अचार डालोगे उसका, अगर सीख के ही नहीं कुछ जाओगे तो। जब सीख लोगे सर्टिफिकेट ले लेना, आपको कौन रोक रहा है सर्टिफिकेट लेने से, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा अगर आपको कुछ नॉलेज ही नहीं आता होता। सर्टिफिकेट सीवी में लिखा होगा हमने ये सीखा है, वो पूछेगा हाँ बताओ कैसे लिखते हैं इंट्रोडक्शन, आपको पता ही नहीं होगा, क्या करोगे फिर। तो ले लेना सर्टिफिकेट भी, रिकॉर्डिंग भी बता दूंगा कैसे लेनी, सब कुछ बता दूंगा। अभी जो काम कर रहा हूँ, कोई और होता ना आपको कहता हाँ 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 सर्टिफिकेट लो सर्टिफिकेट लो सर्टिफिकेट, उन्होंने आपको बेचना है सर्टिफिकेट। मैं आपको कह रहा हूँ नॉलेज ले लो, सर्टिफिकेट लेते रहना बाद में, नॉलेज ले लो पहले, नॉलेज जो सिखा रहा हूँ वो ले लो, ठीक है जी। क्लास का टाइम 8:30 करने की ट्राई करते हैं, ये 9 का भी पूछ लेते हैं, पोल करवा लेते हैं कोई, डोंट वरी। केमिकल इंजीनियरिंग अल्लाह के बंदो अब एक एक करके मैं बताऊंगा, आगे लेक्चर होने दो, एक दफा 6-7 लेक्चर्स हो जाएंगे ना, आपको खुद समझ आ जाएगी कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं, ठीक है। देखो अब कुछ लोगों ने 9 बजे खाना बनाना है, कुछ लोगों ने 7:30 बनाना है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वही बात है, फिर जो लोग नहीं ले सकते तो वीडियो देख ले, मैंने बता दिया 2000 की रिकॉर्डिंग आएगी, जितने का आपने पिज्जा खाना ना कहीं जाकर उतने रिकॉर्डिंग ले लेना, सारी जिंदगी काम आ जाएगी। प्लस एक और फायदा ये भी बता देता हूँ, अगर आप रिकॉर्डिंग्स बाय कर लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जो फ्यूचर में कोर्सेज आएंगे, चाहे वो मेटा एनालिसिस हो, चाहे डाटा एनालिसिस हो, चाहे इंटर्नशिप हो, उसमें आपको ऑटोमेटिकली, आप पहले मनाई कंसीडर होते हो और आपको 20% डिस्काउंट मिलता है। तो अगर कोई 10,000 का है ना, तो उसमें 2,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इंटर्नशिप पे हो या किसी पे, तो ऑटोमेटिकली आपके 2,000 वहां से बच जाएंगे, तो अगर आप वो कोर्स करना चाहोगे तो इस तरह से आपको फायदा होगा, ठीक है। फेसबुक पे यार नाम लिख लो जाके, ये वाला अल्लाह के बंदो, मार्स लिखो, मार्स मल्टीओमिक्स एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड साइंस। फेसबुक ग्रुप भी मिल जाएगा, फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा। मल्टीओमिक्स एकेडमी लिख दो या मार्स ये लिख दो, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। चलो आई थिंक लेक्चर अब एंड करते हैं आपका, ठीक है। एक और न्यूज सुना देता हूँ, 19 को इंशाल्लाह हमारा लाहौर में मीटअप हो रहा है, जो लोग आप में से लाहौर में, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी 19 तारीख को। तब तक के लिए जो भी आपका टाइम का हम पोल करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, आप सबको खुशियां दे। अल्लाह हाफिज आज के लिए।